पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसका साहित्य में बहुत ही नाम है। तो इन्हें हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं एक बार फिर से। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी ने यहाँ पर कहानी पाठ किया है और यहाँ पर सतीश जायसवाल ने कहानी पाठ किया है, शेखर मलिक ने किया है और अनघ की कहानी का हम लोगों ने पाठ किया, क्योंकि वो तो मस्कट में रहते हैं, वो यहाँ होते ही नहीं है, कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। नियाज अख्तर ने कहानी पढ़ी है, अख्तर आजाद ने पढ़ी है और बॉम्बे से सुधा अरोड़ा जी ने भी यहाँ पे कहानी पढ़ी है। कुछ नाम है जो मैं कहानियों के संदर्भ में ले रही हूँ, जिन्होंने सृजन संवाद में कहानियां पढ़ी हैं। फिल्म पर भी हम बराबर कार्यक्रम करते हैं। फिल्म में हमारे साथ नए और पुराने लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं। फिल्मों पर कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी। सुदीप सोहनी, जिन्होंने एफटीआई से कोर्स किया है और अभी भोपाल में रह रहे हैं, और वो जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है उसमें फिल्म विभाग देख रहे हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। सदैव त्रिपाठी ने कई बार फिल्मों पर इसमें चर्चा की है। तेजन शर्मा जो लंदन में, उन्होंने है तो कहानीकार, लेकिन उन्होंने फिल्मी गीतों पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए प्रस्तुत किया था। आलोचना पर भी हम कार्यक्रम करते रहे हैं, जिसमें सूरज पालीवाल ये हाल ही में आए थे। मैं सबके नाम नहीं ले रही, कुछ नाम मैं बता रही हूँ जो मेरे मन में आते जा रहे हैं। और कविताओं की तो एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि जब भी हम कविता पे प्रोग्राम करते हैं तो हम एक साथ कई लोगों को कविता पढ़ने के लिए बुलाते हैं। कहानी तो एक व्यक्ति की ही पढ़वाते हैं एक बार में। तो अशोक पांडे जो दिल्ली में है वो कविता पाठ कर चुके हैं। आभा विश्वकर्मा जमशेदपुर में है, अखिलेश पांडे जमशेदपुर में है, ओम निश्चल जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने कविता पाठ किया है, वंदना वाजपेयी ने किया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कविता पाठ किया है। कला की बात करें तो हम लोगों ने कार्टून कला पर चर्चा आयोजित की है और मूर्ति कला पर जो हमारे ऑफिशियल कलाकार हैं परमानंद रमन, उन्होंने मूर्ति कला पर एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हमें दिया था। तो अलग अलग विधाओं पर हम काम करते आए हैं। जीवनी पर एक बार कार्यक्रम किया था, तो उसमें भी कई लोग जुड़े थे जिन्होंने जीवनियां लिखी हैं। अभी तक आत्मकथा वाले लोगों से हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं। आज हमारे साथ हैं कुछ लोग, शायद भविष्य में हम लोग आत्मकथा पर भी प्रोग्राम करेंगे। तो ऐसा है कि आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो कहानी पाठ है और ओमा जी कहानी का पाठ करने वाले हैं। ओमा जी का परिचय देने के लिए यहाँ पर अनघ शर्मा है, लेकिन मैं दो एक बात कहना चाहूंगी। ओमा जी से मेरा बहुत पुराना परिचय इस संदर्भ में है कि मैं उनको बहुत पहले से पढ़ती आई हूँ। कथा देश फिर से प्रकाशित होने लगा हरि नारायण जी के संपादन में, तब से मैं उन्हें पढ़ रही हूँ। शुरू से ही मिलना बहुत बाद में हमारा हुआ। और मेरी जो पहली पुस्तक है उसकी भूमिका ओमा जी ने लिखी है। और मजे की बात है कि जब वो किताब आ गई प्रकाशित होकर के तो किताब बहुत बढ़िया बन गई, जाने कैसे। तो किसी ने जब पढ़ा भूमिका, तो भूमिका कैसी है वो नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन कहा ओमा शर्मा क्या आपके रिश्तेदार हैं। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा, क्योंकि मैं तो सोच रही थी भूमिका की बात होगी, भाई भूमिका अच्छी है बुरी है क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने यही पूछा क्या ओमा शर्मा आपके रिश्तेदार हैं। एक क्षण मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ मेरे रिश्तेदार हैं वो, हम साहित्यिक बिरादरी है और मेरा साहित्यिक परिवार बहुत बड़ा है, उसमें ओमा शर्मा भी मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये जब शायद हम मिले भी नहीं थे तब की बात है, उसके हम लोग बहुत बार मिले हैं। ओमा जी को मैंने खूब पढ़ा, उनकी कहानियां पढ़ी है, उनका यात्रा विवरण जो वियना से है वो पढ़ा है, फिर जो स्वयं की इन्होंने जीवनी लिखी है वो भी मैंने पढ़ी है। मैं इन पर आंख रखे रहती हूँ, ये क्या कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। आज जिसे मैं यहाँ पर इनका परिचय देने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, उनके संदर्भ में भी बहुत मजेदार बात हुई। वो मस्कट में थे और कहानीकार हैं और बहुत नायाब कहानियां लिखते हैं। तो उनकी एक कहानी हम लोगों ने ऑफलाइन गोष्ठी में पढ़ी। जिनको उनका परिचय देना था वो अभी यहाँ है, आभा विश्वकर्मा, उन्हें परिचय देना था। मैंने उन्हें परिचय और अनघ का फोटो भी भेज दिया। उसके बावजूद अब वो सोच रही थी
कि अनघ शर्मा जो है वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी अनघा है। तो लेकिन वो फोटो देखें, फोटो किसी और का है, मेरी बेटी कहानी पढ़ रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। लेकिन वो भी बहुत मजेदार किस्सा था, क्योंकि फिर किसी ने पूछा क्या अनघ भी आपके रिश्तेदार है? मैंने कहा वो भी मेरे रिश्तेदार है। मेरी सच में साहित्यिक बिरादरी बहुत बड़ी है, मेरे बहुत बहुत रिश्तेदार हैं। तो आज अनघ शर्मा को मैं आमंत्रित कर रहे हैं, जिनका एक कहानी संग्रह आ चुका है, एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है और एक और संग्रह मेरे ख्याल से आज या कल में आने वाला है। तो ऐसे कहानीकार को मैं एक और कहानीकार का परिचय देने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आइए अनंत। विजय जी नमस्कार। और सबसे पहले मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने वरिष्ठों के को कभी परिचय करके ऐसे नहीं वो किया है, तो मैं खत्म हो उससे पहले कह दे रहा हूँ, कहीं कोई गलती कहीं कोई चूक हो तो आप सब भी और ओमा भाई विशेषतः आप मुझे माफ करेंगे, ये मैं पहले ही हामी भरवा ले रहा हूँ। विजय भाई के बारे में, जो ओमा भाई के बारे में जो भी बोलना है वो बहुत विस्तृत बोलने वाली चीजें हैं, हम लोग मतलब उसको पार नहीं पा सकते, उनका ग्राफ, उनका काम। पर ऑफिशियली मुझे परिचय देना है तो मैं उसी उससे स्टार्ट करता हूँ, और ऑफिशियली होते हुए धीमे धीमे मैं अनऑफिशियल टोन पे आ जाऊंगा, क्योंकि अपने में पहली पीढ़ी के साहित्यकार, अपने से बड़े कहानीकार, जिनको पढ़ के, जिनका लिखा देख के हमको ये समझ में आती है कि कहानियां कैसे होनी चाहिए, वो सब परिवार ही है। और जैसे विजय जी की साहित्यिक परिवार है, तो परिवार के साथ, विशेषतः बड़े के साथ बहुत फॉर्मल टोन में बात नहीं होती, पर मैं शुरू फॉर्मल परिचय से करूंगा और उसके बाद मैं उमा शर्मा जी को उमा भाई बोलता हूं, तो फिर मैं उसी लय पे आ जाऊंगा। मैं आज आपके सामने जिनका परिचय देने जा रहा हूं, उमा शर्मा जी हिंदी के समकालीन कथाकारों में बहुत प्रख्यात हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के दीघी गांव में जनवरी साल 1963 में हुआ, और उमा शर्मा जी ने अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में एमए और एमफिल करके प्राप्त की। उमा शर्मा जी ने हिंदी कथा साहित्य को नायाब कहानियां दी हैं, नायाब कहानी संग्रह दिए हैं, जिनमें से आप जिन कहानियों को पढ़ के आपको समझ में आएगा, हम लोगों को समझ में आएगा कि कथा की बुनावट कैसी होनी चाहिए। वो नायाब कहानियां, वो नायाब कहानी संग्रह, जिनमें से प्रमुख है दुश्मन मेमना, भविष्य दृष्टा, कारोबार तथा अन्य कहानियां। उनकी एक कहानी है कोहरे के बीच। ये सब कहानियां उन्होंने हमको दी, और हमने उन कहानियों को पढ़ के ये जाना समझा कि कहानी क्या चीज है, कहानी का ट्रीटमेंट क्या होता है, और कहानी की बुनावट कैसे होती है, पात्रों के संचयन कैसे होते हैं। आप सिर्फ हवा में एक पात्र भी अगर खड़ा किया है तो उसके आगे की पृष्ठभूमि क्या रहेगी, उसके पीछे का अतीत क्या है। न सिर्फ ओमा भाई ने हिंदी को अपनी कहानियों से समृद्ध किया, बल्कि गद्य की अप्रतिम अनोखी रचनाओं से भी हमारा परिचय अपनी कलम के द्वारा करवाया है, जिनमें से बहुत प्रमुख है, जिनके मैं अब नाम लूंगा, उनके साक्षात्कारों की श्रृंखला, जो कि अदब से मुठभेड़ के नाम से प्रकाशित है। स्टीफन स्वाइग जैसे कालजयी रचनाकार की कहानियों को अनुदित करके हम लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है कि विश्व स्तरीय एक रचनाकार को हमारे यहाँ का एक बहुत प्रमुख रचनाकार अपने नजर से देखता है, उसको अनुदित करता है, और फिर हम उसकी सहायता से विश्व के एक बड़े रचनाकार के संसार में गोते लगाते हैं। ना सिर्फ ओमा भाई ने स्टीवन स्वाइग की कहानियों को अनुदित किया, बल्कि उनकी आत्मकथा वो गुजरा जमाना के नाम से भी अनुदित। और ये मुझको पता है कि आप जब किसी एक कलाकार से जुड़ते हैं, कथाकार से जुड़ते हैं, तो उसके समय, उसके कालखंड, उसके रचना कर्म को जानने की जो बेचैनी होती है, उसके लिए उमा भाई ने एक यात्रा संस्मरण, एक यात्रा डायरी, अंतर यात्रा वाया वियना, जो कि जब उमा भाई गए स्टीवन स्वाइग के जन्म स्थल पे, वहां उन्होंने उन चीजों को देखा और उसको कैसे दर्ज किया है, ये अपने आप में एक बहुत अनोखी यात्रा डायरी है कि आप एक ऐसे लेखक को जो आपके कालखंड से अलग है, जो अब जिसका देश काल अलग है, जिसकी भौगोलिक सीमाएं अलग हैं, उनको कैसे आप देखते हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं।
इसके अलावा राजेंद्र यादव, जो हमारे हिंदी के बहुत वरिष्ठ कथाकार थे, बड़े संपादक रहे हैं और जिन्होंने नई कहानी की त्रयी में नई कहानी को आगे लाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके रचना कर्म पे, उनके साक्षात्कारों पर उनके पूरे एक ऑरा पे एक किताब लिखी, कुछ यादें कुछ बातें। और कल ही मैं उमर भाई से को लेके विजय जी से बात कर रहा था और उनको मैं कह रहा था कि उन्होंने नागपुर में कथाकार रहते थे, जयशंकर जी वरिष्ठ कथाकार हैं, उनको किस तरीके से याद किया है, ये एक बहुत अद्भुत, मैंने उसको पढ़ के, उस इंटरव्यू को पढ़ के, उस संस्मरण को पढ़ के ये सीखा कि हम अपने किसी बड़े कथाकार को, अपने किसी बड़े आर्टिस्ट को, अपने बड़े लेखक को किस किस तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और खासकर एक ये चीज कल नहीं होना है, सबकी चीजें पढ़नी है और उसमें से जो अच्छा है उसको ही अप्रिशिएट करना है, गुनना बुनना है। गद्य की इन अप्रतिम रचनाओं के लिए उमा भाई को बेहद खूबसूरत बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे सम्मान मिले हैं और ये हम सबका बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ कि हिंदी के इस रचना कर्म के लिए उमा भाई को क्या क्या सम्मान मिले हैं, जिनमें से साल 2006 में विजय शर्मा कथा सम्मान मिला है। साल 2010 में इक्को सम्मान से सम्मानित हुए हैं उमा भाई। विजय शर्मा ने, इतने शर्मा मत जोड़ो, विजय वर्मा, सॉरी विजय वर्मा, मेरी भूल, विजय वर्मा कथा सम्मान मिला है। साल 2010 में इक्को सम्मान से सम्मानित हुए हैं उमा भाई। रमाकांत स्मृति सम्मान और स्पंदन कथा सम्मान, ये दोनों सम्मान साल 2012 में उनको मिले और साल 2017 में शिव कुमार मिश्र स्मृति सम्मान से भी उनको नवाजा गया है। और मैं अपनी और सृजन संवाद के सभी सुधीजनों की ओर से इस पटल पर उमा भाई का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आएं और कहानी पाठ आरंभ करें और इस बीच मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसको नजरअंदाज करें। धन्यवाद। विजय जी, उमा भाई को आमंत्रित किया है मैंने और हम कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत शुक्रिया। अब आवाज आ रही है? विजय जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। विजय जी, आपका माइक म्यूट हो गया एक्चुअली। हाँ, मैं स्वागत कर रही हूँ की आवाज आ रही है प्रेमपाल शर्मा जी का, जो कि पहली बार आए हैं और बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है सृजन संवाद में। जी उमा जी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया विजय जी, पहले तो इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं ऑनलाइन कहानियां पढ़ने से अभी तक बचता रहा हूँ, ये मेरा पहला ही समझिए प्रयास है और उसका एक कारण ये है कि मैं सोचता हूँ कि कहानी सुनाने की नहीं, एक पढ़ने की विधा रह गई है, हालांकि इसकी शुरुआत का सुनाने से ही हुई थी। अनक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने उदारता से, इतने मेरे बारे में आपने बातें कही जो बहुत सारे, ये कहानीकारों के साथ ये थोड़ी सी समस्या होती है कि बहुत सारी खूबियों को भी वो फिक्शनलाइज करके पेश कर देते हैं। मैं बहुत अपने को साहित्य का विद्यार्थी मानता हूँ, हर कहानी के लिए अभी भी पसीने पसीने होता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा जोड़ सकूं, अगर जोड़ सकता हूँ जो मेरे नज़दीक हो, उसमें कुछ भी स्थापित करने की कोशिश नहीं करता और ज़्यादा बोलने की भी कोशिश नहीं करता, तो मैं अपना बोलना बंद करके फिर कहानी पर ही आ रहा हूँ। तो कहानी का शीर्षक है कोहरे के बीच। इसके बाद अगर कोई मित्र कुछ सवाल इससे कहानी से संबंधित या इसकी और रचनात्मकता से संबंधित कुछ रखना चाहें तो उसका इसके बाद स्वागत होगा। ये कहानी करीब आधा घंटा शायद ले सकती है, तो मैं पहले से ही आपको एक मानसिक स्तर पर तैयार करने की अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि इतनी देर तो आपको सुनना ही है, लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है।
कहानी सुनाने के लिए असल में मेरे पास छोटी कहानियां बहुत कम होती हैं। मेरी ज्यादातर कहानियां आप देखेंगे लंबी कहानियां हैं, लेकिन उनको यहाँ सुनाया नहीं जा सकता। तो बिना भूमिका के अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कोहरे के बीच। मुझे अच्छी तरह याद है, गफलत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ट्रेन 5:30 पर आ गई थी। मैं सोया पड़ा था। अटेंडेंट ने मुझे छेड़ लगाई तो मैं अकबका कर जागा था, इसलिए टाइम जानने को कलाई देखी। खट से पानी की बोतल बैग में डाली, अपने शोल्डर बैग को आड़ा करके जिस्म पर ताना और मिनी सूटकेस को उठाकर ट्रेन से उतर गया। बांद्रा टर्मिनस के बाहर ऑटो वालों ने ऐसा नरक मचा रखा होता है कि गुस्सा आता है कि ये सरकार कितनी अंधी और बहरी है। अब बताइए, शास्त्री नगर के लिए कोई कमबख्त या तो जाने को तैयार नहीं या फिर 100 रुपए से कम लेने को तैयार नहीं। दुनिया कहती है बंबई बहुत कायदे कानून वाली है, यहाँ आपके ऑटो वाले दिल्ली जैसे नहीं है। कोई बांद्रा आकर देख ले, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर किसी ऑटो टैक्सी वाले को आने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो बेरोक टोक सीधे कोच तक आते हैं, देर तक चरौरी करते हैं और जैसे ही उनके बताए भाड़े पर आपने त्योरियां चढ़ाई नहीं कि बस आपसे पीछा छुड़ाकर किसी दूसरी सवारी को लपकने लगते हैं। लेकिन आज का दिन नसीब अच्छा था कि बाहर सड़क तक आ गया और जैसे ही एक ऑटो रुका, मैंने शास्त्री नगर जाने की बात की और एशियन हार्ट के पास कहा, पट्टा मान गया। 10 मिनट में उसने मुझे घर छोड़ भी दिया। याद रखने का नतीजा है कि मैंने ट्रैक की जेब से निकालकर खुले 40 रुपए उसे पकड़ाए और घर आ गया। सुबह के 6:15 बजे होंगे, थोड़ा अंधेरा, सुहाती सी ठंडक, इसलिए सीधे जाकर आरजू के पास लेट गया। ट्रेन में अच्छा खासा सो लिया था, लेकिन सोचा इस सन्नाटे में क्या करूंगा, कुछ देर और झपकी मार ली जाए तो क्या बुरा है। लेकिन 2-4 करवटें बदलने के बाद भी नींद गायब ही रही। अंदर से थोड़ा दबाव भी महसूस करने लगा तो फारिग होने के लिए गया और सब काम निपटाकर आदतन टहलने जाने के लिए जूते चढ़ा लिए। निकलकर बीकेसी आ जाओ तो इस वक्त पूरा इलाका अपना ही लगता है। हाँ, तो जूते पहनने के तुरंत बाद मैंने एहतियातन 100 का नोट जेब में रखने के लिए अपने बटुए की खोज की, तब धीरे धीरे मेरी हवा खिसकने लगी। वहां मिनी सूटकेस था, मोबाइल था, मेरी पॉकेट डायरी थी, वहां मेरे 1-2 दूसरे कागजात थे, लेकिन मेरा बटुआ। मैंने बिस्तर को 2-3 बार उल्टा पुल्टा, बाथरूम चेक किया, बैग को खंगाला, लेकिन सब फिजूल। वो हो तो मिले। उफ, इस वक्त कोई खुदा को इस वजह से भी याद करता है। या अल्लाह, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आरजू को जगाकर पूछूं कि मेरा पर्स खो गया है, मतलब किसी ने मार लिया है। मैंने तय कर लिया कि तुरंत स्टेशन भागता हूं। अभी तो मुश्किल से कुल जमा 1.25 घंटा गुजरा है। घंटे भर के अंदर ऐसा बिगड़ा काम बाज दफा बन जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब मेरे पास स्टेशन वापस जाने के लिए ऑटो को देने लायक भी पैसे नहीं थे। ट्रैक की पॉकेट में आदतन जो पैसे रखता हूं वह ऑटो वाले को पहले ही दे चुका था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपने ऊपर काबू रखते हुए आरजू के नजदीक जाकर थोड़ी कातर आवाज में सरकाया, अरे सुनो यार, मेरा पर्स चला गया, मतलब किसी ने उड़ा लिया। मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, 100 रुपए की दरकार है, उठो तो। वह भी पूरी तरह से जागी नहीं थी, लेकिन लानत गिराने लायक आंखें उसने फिर भी खोल ली थी। पर्स, उसमें तो बहुत कुछ होगा। वैसे चाय के बगैर सोकर नॉर्मल ना उठ पाती हो पाती हो, मगर अभी देखो कैसे बाहोश पेश आ रही है। हाँ, अमूमन जो उसमें होता है वही। कितने पैसे होंगे अब एकदम तो याद नहीं, लेकिन 1000-1500 तो रहे ही होंगे। और क्या क्या था। रवैये से लग रहा था कि सारे मुमकिन नुकसान का जायजा लेने के बाद वह भरपूर सजा सुनाएगी। एक तो मेरा डेबिट कार्ड ही था, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी उसी में रखता था और बैंक का आईडी कार्ड। आधार कार्ड को मैं जानबूझकर गुल कर गया। मैंने पहले भी कितना कहा है कि पैन कार्ड उसमें रखने की क्या जरूरत है। सही कह रही हो, लेकिन ये बात कभी और करें, कभी और तुम सुनते हो। अब तुम बहस मत करो और जरा उठ के मुझे, एक तो नींद खराब कर रहे हो और उस पर ये तुर्रा। मैं चुप रहा। पहले ही एक मुसीबत गले अटकी पड़ी थी।
खैर पहले उसने 50 रुपए देने चाहे, लेकिन मैंने कहा कि लौटना भी तो है, तो फिर 200 रुपए का नया नोट पकड़ा दिया। मैंने कॉलोनी के बाहर खड़े ऑटो को लपक कर पकड़ा और बांद्रा टर्मिनस से जाने के लिए बोला। उसने बेदबी से कहा कि 50 लगेंगे, जबकि मैं खुद जरा देर पहले ही 40 से वहां यहाँ आया था। खैर इन छोटी छोटी बातों पर किस किस से बहस करें, किससे और कितनी। ऑटो में बैठने के बाद फिर एक लड़ी मेरे अंदर चलने लगी कि पर्स कहाँ रह गया होगा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी मुझे बाखूब याद हो आया कि हाँ, गई रात मैंने पर्स निकाला था, क्योंकि टीटी महाशय ने रात के 11:30 बजे टिकट चेक करने के लिए एक सोते हुए आदमी को उठाकर मेरा आई कार्ड चेक करना चाहा था। ट्रेन 10:15 बजे अहमदाबाद से चलती है, जहां से मैं उसमें बैठा था। रात के वक्त 1.5 घंटे तक मियाँ को फुर्सत नहीं मिली कि अपना काम कर लें। बताइए, 11:30 तक सवारी बाट जोहती रहे कि टीटी साहब आए तो हम सोने जाएं। तो उस नींद होशी की हालत में ही मैंने जब पर्स निकाला था और उसको खोलकर जब अपना आई कार्ड दिखाया था, तब शायद पर्स को बैग में वापस रखने के बजाय वहीं सीट पर छोड़ दिया होगा, इसलिए कि मेरे जाने और कोई गुंजाइश तो दिख नहीं रही थी। अब बताइए, क्या कोई सोता हुआ आदमी कभी इतना एहतियात रख सकता है कि वापस एक एक चीज को वहीं रखे? मोबाइल को लेकर भी मैं पहले एक धोखा खा चुका हूँ। इसलिए तो शोल्डर बैग लिया और सब चीजें उसमें डाल दो और सुबह उसे उठाकर चलते बनो। उस समय मेरे पास शोल्डर बैग नहीं रहा करता था। मोबाइल को जेब में ही रखकर सोया करता था। कोई 11 बजे किसी अहमक का फोन आया था और बात करके मोबाइल इधर उधर रख दिया था। सुबह उठकर बिना मोबाइल लिए चलता बना। लेकिन उस वक्त जब मुझे एहसास हुआ तब काफी देर हो गई थी। बेशक यही ट्रेन थी और लगभग इसी वक्त आकर लगी थी, लेकिन मुझे मोबाइल के इस्तेमाल की तलब अगले 3 घंटे नहीं हुई थी, इसलिए देर तक उसके गुम होने की खबर नहीं लगी। लेकिन आज अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यकीन क्या पक्का ही है कि पर्स मिल जाएगा। भाई, हमें किसी की चीज दिख जाए तो आगे बढ़कर पूछते हैं कि किसकी है। अब देखो, हमारे साथ कोई ऐसा ही सलूक करता है कि नहीं? वैसे सभी तरह के लोग हैं दुनिया में, और उस सभी तरह के लोगों में अच्छे लोग भी खासी तादाद में हैं। मैंने आरजू को बताया नहीं कि उस पर्स में 1000-1500 नहीं, करीब 3500 रुपए हो रहे होंगे। भाई, आदमी दूसरे शहर में काम करता है, हर हफ्ते सफर में रहता है, और आड़े वक्त के लिए कुछ और ना हो, पैसे तो गांठ में होने चाहिए। बैंक में आप कितने ही पैसे रख लें, लेकिन आड़े वक्त पर्स वाले ही काम आते हैं। वैसे भी पर्स कौन सा उन्हें खा जाएगा। मैं वैसे भी अपने ऊपर खाम का खर्च नहीं करता। कोच अटेंडेंट के नाम पता होने का तो खैर सवाल ही नहीं है। हाँ, उस टीटी का नाम मैंने उसकी पट्टी पर रात 11:30 बजे उस नींद होशी में भी पढ़ लिया था, जो अब याद आ रहा है। टी.के. नायर। कोच और सीट नंबर में जाकर अगर रेलवे वालों को बता दूं तो नायर के हवाले से लड़का आसानी से पकड़ में आ जाएगा। पक्का उसी ने पर्स उड़ाया होगा। उसमें आई कार्ड है, मेरा विजिटिंग कार्ड है, उस विजिटिंग कार्ड पर मेरा मोबाइल नंबर है। चाहता तो तुरंत मुझे फोन लगा सकता था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को कब से मुंह के सामने कर रखा है, ताकि कोई अनजान नंबर से कॉल आते ही मैं बहुत सारी चीजों के साथ उसका लाख लाख शुक्रिया करना शुरू कर दूं, उसके लिए दुआएं पढ़ लूं और बता दूं कि एक कोच अटेंडेंट के तौर पर वह अपना फर्ज कितनी नेकदिली से करता है। अल्लाह सब देखता है। खुश रहो बेटा, तुम जहां भी हो मैं वहीं पहुंच रहा हूं। वहां पहुंचना था, मैं सीधे टर्मिनस पर ही पहुंच गया। इससे पहले कोई चीज इस तरह खोई नहीं थी, तो यही नहीं पता था कि किसी चीज के लिए कहाँ भाग दौड़ करनी होती है। रिजर्वेशन काउंटर के बगल में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, मैंने उसी से पूछकर शुरू कर दी। भाई, कोई आधा घंटा पहले मेरी ट्रेन आई थी, उसमें मेरा पर्स छूट गया, तो आप लोगों के यहाँ जो लॉस्ट एंड फाउंड या जो सामान गुम हो जाता है उसको कहाँ जमा कराया जाता है, या उसकी दरियाफ्त करनी होती है तो कहाँ? मुझे वहां जाना है, आप बताएंगे? कौन सी गाड़ी से आए थे? उसने सवाल किया। बांद्रा भुज सुपरफास्ट। किस प्लेटफॉर्म पर आई थी? अब साहब, प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं, लेकिन 6 बजे के करीब आई थी। मेरे 6 बजे के कहने के बाद उसने कलाई पर नजर डाली और बोला, अब तो 7 से ऊपर हो लिया, गाड़ी तो यार्ड में चली गई होगी। ऐसा करो, रिजर्वेशन काउंटर के पीछे, यानी उधर बैक साइड में
जो पार्सल डिपो है वहां पता करो। सिक्योरिटी गार्ड को शुक्रिया कहकर मैं फटाफट वहां से उसके बताए ठिकाने की तरफ लपका। वहां जाकर देखा तो वहां कुछ था ही नहीं, बस एक आवारा सा ट्रक खड़ा था। कैसा आदमी है यार, सुबह सुबह किसी की मदद करने की बजाय फालतू भटका रहा है। मैं दौड़ता वापस उस सिक्योरिटी गार्ड के पास आया और कहा कि वहां तो कुछ नहीं है। गार्ड ने बड़ी हिकारत भरी नजरों से देखा मुझे और कहा, आपने देख लिया? मैंने खट से हामी भरी और बताया कि वहां तो सिर्फ एक ट्रक खड़ा है और कुछ नहीं है। अरे तो बाबा, उस ट्रक के आगे तो जाके देखना चाहिए था। जाओ, वही है, देखो। मैं फिर लपक कर उस पहले ट्रक और फिर उसके आगे तक गया और देखा तो वाकई एक गैरेज टाइप जगह थी जिसका दरवाजा खुला था। गलती मेरी थी, मुझे वापस अपना पर्स हथियाने की ऐसी पड़ी थी कि बहुत सहज होकर नहीं सोच पा रहा था। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, मैंने उससे तस्दीक की कि क्या यही पार्सल रूम है। उसने हामी में गर्दन हिलाई तो मैंने फौरन से पेशतर उससे पूछ डाला कि रेलवे पैसेंजर की जो चीजें खो जाती हैं उन्हें जमा करने कराने की जगह कौन सी है और किससे बात करनी पड़ेगी। उसने ढिठाई से मेरी तरफ देखा और बिना बोले ही अंदर की तरफ हाथ का इशारा कर दिया। 2-3 खपरेल टाइप के छोटे छोटे कमरे थे और सभी खुले पड़े थे। सिर्फ एक जगह 2-3 लोग निठल्ले से बैठे थे। सामने चाहे लोग कैसे भी हों, लेकिन ऐसी हालत में मेरी कोशिश रहती है कि बहुत अदब और इत्मीनान से पेश आऊं। पता नहीं क्यों, पता नहीं इसका कुछ फायदा भी होता है या नहीं। लग रहा था वे सब फालतू बैठे बता रहे थे। मैं उनके बीच में जाकर खड़ा हुआ और इंतजार करने लगा कि उनकी चल रही बात पूरी हो तो मैं अपनी बात कहूं। कम से कम किसी को यह ना लगे कि मैंने बीच में टोक दिया। और जब उनमें से एक ने मेरी तरफ गर्दन करके जानना चाहा तो मैंने अपनी मुसीबत को मुख्तसर उड़ेला। मैं भुज बांद्रा से जो सुबह 6 बजे यानी थोड़ी देर पहले ही आई कोच नंबर A3 से आया था, वहीं मेरा बटुआ छूट गया। उसमें मेरी बहुत सारी जरूरी चीजें थी और कुछ पैसे भी। क्या वह टीटी या अटेंडेंट की मार्फत जहां जमा करा दिया गया है या वह जगह जहां ऐसी चीजें जमा कराई जाती हैं? उनमें से जो लड़का अभी तक बोल रहा था उसने इशारे के साथ कहा, बाजू वाले कमरे में। मैं लपक कर बाजू वाले कमरे में गया तो सुनसान और खुला पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं अंदर घुस गया और इधर उधर झांकने लगा कि कोई मिल जाए। तभी एक बेतरतीब दाढ़ी वाले लड़के ने बाहर से आकर मुझसे वहां होने की वजह पूछी तो मैंने सब बता दिया। उसने माना कि लॉस्ट एंड फाउंड वाले आइटम उसी के काउंटर पर जमा होते हैं, लेकिन आज सुबह यानी 6 बजे जब से वह ड्यूटी पर आया है कोई पार्सल रिपोर्ट नहीं हुआ है। मुझे अचानक गहरी सांस आई, जिसमें शायद उस कोच अटेंडेंट्स के किरदार के लिए बहुत सारी हिकारतें भरी होंगी। लेकिन उससे क्या, वो पट्टा तो ईद मना रहा होगा। उसके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत होती तो अब तक उसका फोन मेरे पास आ जाना चाहिए था, मगर नहीं। मुझे लग रहा है जैसे आज मेरा बटुआ छूटा है, आए रोज किसी और का छूटता होगा। बटुआ नहीं तो मोबाइल, कुछ ना कुछ तो ये सुबह वाली ट्रेन में सवारियों का छूटता ही रहता है। अब तो पट्टे की चमड़ी मोटी हो गई होगी। खैर, ऊपर वाला सब देखता है। यानी किसी टीटी या ट्रेन अटेंडेंट ने कोई पर्स आपके यहाँ जमा नहीं करवाया है। मैं मानो मुतमईन होना चाहता था कि मेरा बटुआ अभी पार्सल रूम में जमा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है अभी वह उस ट्रेन अटेंडेंस के पास ही होगा। सारा जोर उसे पकड़ने में लगाया जाए। तो साहब ये बताएं कि किससे शिकायत की जाए या पता लगाया जाए, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, वह कहाँ हो सकता है? उसके दिल तोड़ लफ्जों ने दरअसल मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैं उससे चिरौरी सी करने लगा। आप रिजर्वेशन काउंटर के ऊपर उधर फर्स्ट फ्लोर पर T2 रूम में चले जाइए, वहां पता चलेगा। उसने बात बड़ी बेरुखी से कही थी, लेकिन बड़ी साफ साफ कही। वहां पता लगेगा बोला था, यह नहीं कि पता लग सकता है। इस बात से ही मेरे भीतर बड़ी उम्मीद जगी। एक ख्याल यह भी आया है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों पहले मैं पार्सल रूम की तरफ लपका चला गया, हालांकि वे थोड़े उल्टे रास्ते पर है। भाई, ऐसी अहम जगह तो पिछवाड़े की जगह क्यों बनाते हैं? उसे तो एकदम सामने की तरफ होना चाहिए, जिससे मुसीबत ज्यादा सवारी सीधे वहां पहुंच सके। चलो, कम से कम एक रास्ता तो नजर आया। मैं पूरी धुकधुकी भरता हुआ सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचा, जहां पहले वाला तो क्या कोई दूसरा गार्ड भी नहीं खड़ा था।
फिर भी मैं उसके पार पहली मंजिल जाने के लिए बनी उन सर्पीली सीढ़ियों पर खट से चढ़ गया जिसकी तरफ 2 लोगों ने इशारा किया था, और लो मेरा मकाम आ गया। कमरे में 4 मेजें थी जिसमें 3 पर लोग बैठे थे और एक पर पुराने मॉडल का कंप्यूटर रखा था। धूसर फाइलों से लदी एक लंबी खुली लकड़ी की रैक थी। दूर वाले कोने में गहरे हरे रंग की कुछ चकत्ते खाई अलमारी थी जिसका एक पल्ला आधा खुला पड़ा था। सामने घुसते ही मेज के आगे एक खाली कुर्सी भी पड़ी थी जिस पर बैठने से पहले मैं थोड़ा रुका और इंतजार करने लगा कि वो अधेड़ सज्जन खुद मुझसे पूछें कि जी बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अपने बाजू वाले आदमी से ही, जो अच्छा खासा भारी भरकम था, पता नहीं कहाँ की और किस किस तरह की बातें करने में लगा था। वो ऐसा है, वो वैसा है, कल उसने सिक किया था, आज वो फलाना गुल्ली मार गया। मुझे लगा मेरा एक एक पल कीमती है और वह यूं ही जाया हो रहा है। जब पूरे 2 मिनट खड़े रहने के बाद भी उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा तो मुझे मजबूरन कहना पड़ा, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं रिजर्व बैंक में काम करता हूँ। मैं अभी सुबह सुबह ये जो भुज बांद्रा आई है उससे आया था। उसमें मेरा पर्स छूट गया। पर्स में कुछ पैसे थे लेकिन उससे ज्यादा जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मसलन मेरा डेबिट कार्ड। अब जरा पता लगाइए कि उनमें कौन कौन का टीटी का तो मुझे पता है, मिस्टर नायर, टी.के. नायर, कौन अटेंडेंट था। कोच A3 सीट नंबर 15 थी, नीचे वाली। वहीं पर मेरा पर्स छूट गया। अब घंटे भर से ऊपर हो गया है लेकिन मुझे अभी तक कोई फोन नहीं आया है। आप जरा प्लीज देखिए। मैं पूरी साइस्तगी से उसे अपनी समस्या बताए जा रहा था। मैंने बात पूरी की तो उस आदमी ने पूरी हमदर्दी के साथ सामने पड़े बुलंदे में से 2-3 कागज पलटे और उस नंबर पर उंगली रख दी जो उस कोच के अटेंडेंट का रहा होगा। नायर का फोन नंबर भी वहीं लिखा था। मुझे बड़ा सुकून लगा। चलिए, व्यवस्था हमारे यहाँ ऐसी बनी हुई है कि इतनी जल्दी मुद्दे तक पहुंचा जा सकता है। पहले उसने अटेंडेंट को ही फोन लगाया जिसका कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने नायर को फोन लगाया जो कुछ देर पहले ही गाड़ी का अपना हिसाब किताब करके चला गया था। नायर ने उनको फोन पर क्या बताया हुआ यह मैं नहीं सुन सकता था, लेकिन इधर से जो सवाल जवाब किए जा रहे थे उससे यही नतीजा निकल रहा था कि नायर की जानकारी में वहां तो क्या, उसकी निगरानी के किसी भी कोच में, उस गाड़ी में आज किसी पर्स के खोने की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। हालांकि वह उस लड़के से भी इस बाबत पूछ लेगा। मेरा दिल थोड़ा और बैठ गया जब उन्होंने नायर को इस बात का हवाला दिया कि ये भाई रिजर्व बैंक के सीनियर ऑफिसर हैं, जरा दिखवा लेना। तो मुझे लगा एक कंसोलेशन प्राइज मेरी झोली में आ गया है। मैं अब तक उस कुर्सी पर बैठ चुका था और तहे दिल से उन्हें शुक्रिया कहने लगा। शायद उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी या वे सुबह अपना हिसाब किताब पूरा कर चुके थे, क्योंकि फोन करने के बाद वे उठ खड़े हुए और मेज की दराज में एक चमड़े का अपना शोल्डर बैग निकालकर बराबर वाले तौंदियल से रुखसत लेते हुए बोले, अच्छा भरतानी, चलता हूं। उन्होंने मुझे लगभग भरतानी के सुपुर्द करते हुए कहा कि आप अपना नंबर इनको लिखवा दें, हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी आपकी किस्मत। किस्मत का ऐसे जिक्र मुझे बड़ा गैर जरूरी लगा, मगर उनकी फौरी मदद का मैं फिर भी कायल था। इसलिए शुक्रिया करने के बाद मुझे तुरंत उनसे पूछा, सर आपका नाम? मिर्जा, अख्तर मिर्जा। उन्होंने सीधे कहा। यकायक एक ठंडक मेरे भीतर उतरती चली गई। मैं अभी तक अपने भीतर बड़ी उमस सी महसूस कर रहा था। पिघलकर मैंने उससे कहा, मिर्जा साहब, इफ यू डोंट माइंड, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? उन्होंने खड़े खड़े ही अपने मोबाइल के अक्षर सुना डाले जो मैंने अपने मोबाइल में उतार लिए और उनको डायल भी कर दिया। मुझे लगा मंजिल चाहे न मिले लेकिन मैं सही रास्ते पर तो हूँ। मिर्जा के जाने से पहले ही 1-2 कोटधारी व्यक्ति जो अपने रंग ढंग से टीटी ही लग रहे थे भीतर आए और मिर्जा को एक छोटी पोटली पकड़ा दी। उसे देखते ही नजदीक बैठे भरतानी ने चुटकी ली, क्या बात है, इस बार तो आप बिना फोन किए ले आए। काले कोट वाला आदमी थोड़ा सा हिनहिनाया, लेकिन मिर्जा साहब ने तुरंत जड़ा, अपने आप कुछ नहीं लाए, मैंने कल फोन किया था। इस पर भरतानी ने चुस्की ली, चलिए बड़ी बात है, एक फोन करने पर तो आ गए। बस इसी किस्म का एक आध छुटपुट और कुछ रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय मेरे भीतर तो घड़ी की टिक टिक किसी सुपर फास्ट सी दौड़ रही थी। यानी जितनी
देर हो रही है, बटुए के मिलने की संभावना और कम हो रही है। सामने वाले कंप्यूटर में जगजीत सिंह की गाई एक शिव वंदना चल रही थी, बड़े ही सीधे सपाट लफ्ज, ओम शिवाय, हरि ओम शिवाय, हर हर बोलो, नमः शिवाय। मैं सोचता था कि जो आदमी इतनी अच्छी गजलें और पंजाबी टप्पे गाता है, उसे ऐसे फालतू से काम करने की क्या जरूरत है? पैसों के लिए भी नहीं, क्योंकि पैसे क्या उसने कम कमाए होंगे, लेकिन दुनियादारी की गहमा गामी के बीच एक निष्ठ और सरोवर सी बहती आवाज ने जैसे मेरा मन बदल दिया। लेकिन मुझे खुद उसमें बहकने की फुर्सत कहाँ थी, इसलिए कुर्सी को भरतानी की तरफ खिसकाकर उनसे बाअदब बतियाने लगा। भरतानी ने थोड़ी सोच विचार के बाद सीधे कहा, देखिए, आपका पर्स मिल भी सकता है और नहीं भी, हमारी कोशिश पूरी रहेगी। उसके ऐसे बेरुख नजरिए पर थोड़ा बेजार होते हुए मैंने कहा, भरतानी साहब, क्या है, उस बटुए में मेरा डेबिट कार्ड है, पैन कार्ड है और मेरा आधार कार्ड भी है। मेरी फैमिली शास्त्री नगर रहती है, मैं अभी तक मुंबई में ही पोस्टेड था। कुछ दिनों पहले मेरा तबादला अहमदाबाद हुआ। हर हफ्ते घर आता जाता हूँ, नौकरी पेशा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि एक कार्ड को पहले बंद कराना, फिर चालू कराना या डुप्लीकेट बनवाना, उसमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कितना वक्त जाया होता है, और 4-5 हजार रुपए भी समझिए तो कोई कम नहीं होते। लेकिन मेरी मार्मिक गुहार का भरतानी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके जाने तो ऐसे मामले आए दिन या फिर दिन में 36 होते रहते होंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना, हम तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन अगर कोई बेईमान हो उठे तो उसका क्या इलाज कर सकता है? उसका कोई इलाज नहीं है जनाब, कहकर वह सामने पड़े रजिस्टर में कुछ चेक करने लगा। आपने सही कहा, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मामले की सही जगह तक रिपोर्ट न कराई जाए तो बेईमानी को शय मिलती है ना। भरतानी मुझसे उम्र में 10 साल तो बड़ा रहा ही होगा, वजन में तो 2 गुना होगा। अपनी बात को कहने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैंने उसे कुछ हिदायत सी दी है, या मेरे सामने ही थोड़ी देर पहले जो 2 काले कोट वाले उसे उस पोटली में मिर्जा और उसके लिए थमा गए थे, वह सब भी इस सुबह के नरेटिव के दायरे में आ सकता था। भरतानी ने शायद मेरी दिली तकलीफ महसूस की होगी कि उसने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं वही आपको बता रहा था, आप इसकी एक FIR रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF में जाकर कर दो, यह बहुत जरूरी है। आप बांद्रा लोकल स्टेशन पर जाइए, वहां 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर RPF की चौकी है। आप रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, और वहां उनसे ये मत कहिए कि बटुए में आपके पैसे थे, क्योंकि पैसे की बात से ही मामला बिगड़ जाता है। आप वहां उनको लिखाइए कि उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो सब जो आपने बताए, क्योंकि डुप्लीकेट्स बनवाने के लिए भी कभी कोई उसका मिसयूज ना करे, इसकी बाबत भी FIR जरूरी होती है। और हाँ, आप उनसे कहिए कि स्टेशन से उतरकर जब आप ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे, तब आपका बटुआ खो गया था। आपने ट्रेन के अंदर खोने की बात की तो वे कुछ नहीं करेंगे। मैं थोड़ा नाउम्मीद सा उसे दिखाऊंगा तो फिर बताने लगे, देखिए, FIR 2 तरह की होती है। पैसे वैसे को लेकर जो की जाती है, उसको लेकर पुलिस को जेब कतरों या चोर चक्कों को पकड़ना दिखाना पड़ता है, जो वे कभी करते नहीं है। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो वो किसी छिटपुट चोर या किसी दूसरे के कोई काम के नहीं होते हैं। इसलिए 22 दफा बटुआ पाने वाला उसमें से पैसे निकालकर उन्हें फेंक देता है, इसलिए वो मिल जाता है। वे शायद मामले का आगे भी कुछ खुलासा करते, लेकिन तभी उनका मोबाइल बज उठा, जो इत्तेफाक देखिए थोड़ी देर पहले मिर्जा अख्तर की पहल का नतीजा था। भरतानी फोन पर ही बता रहा था, हाँ, A3 कोच है 22904 का। हाँ, उसमें नायर की ड्यूटी थी, तो गाड़ी यार्ड में लगी होगी, तो A3 की 15 नंबर की सीट। उन्होंने मोबाइल अपने कान में थोड़ा अलग करके मुझसे तस्दीक की, A3 में 15 ही थी ना, और मेरे हाँ कहने के बाद फिर मोबाइल पर शुरू हो गए। A3 में 15 नंबर की सीट, उसके चारों तरफ दिखवा लेना, और दोनों बाथरूम को भी। हाँ, मुझे फिर बताना, ओके। भरतानी जब फोन से फारूक हुए तो तुरंत मैंने बताया कि बाथरूम तो मैं सुबह गया ही नहीं था, इसलिए वहां ढूंढना बेकार है। वह सीट पर ही हो सकता है या फिर उस अटेंडेंट के पास। भरतानी ने फिर मुझे बताया, अटेंडेंट तो यार्ड में नहीं जाता है, मैं यार्ड में किसी से बात कर रहा था। वहां लड़के कोच में घुस जाते हैं
उन्हें कोई मोबाइल मिल जाता है तो उसे तो वो अपनी अंटी में रख लेते हैं और तुरंत सिम निकाल लेते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन बटुआ हाथ लग जाए तो वे अक्सर बाथरूम में जाते हैं और पैसे निकाल कर वहीं छोड़ देते हैं। बटुए को लेकर बाथरूम में जाते हैं ही इसलिए हैं कि उसे अच्छी तरह खंगाल सके। क्या कमाल का आदमी है भाई ये, मैं सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ कितना टू द पॉइंट और मामले की मदद के मुताबिक किया जा सकता है। मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता था, लेकिन एक अबूझ खौफ सताए जा रही थी कि किसी टीटी को रात की गाड़ी में टिकट चेक करने के लिए रवाना होने के बाद इतनी देर क्यों करनी चाहिए। सवारी सोएगी नहीं। मैं भरतानी के सामने अपनी भड़ास जाहिर की तो एक और खुलासा कर डाला। आप सही कह रहे हैं, बेचारा टीटी क्या करे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 2 एसी कोच पर 1 टीटी होना चाहिए और उसे 6 कोच पकड़ा दिए जाते हैं। देर तो होगी ही, किसको समझाने जाएं। आजकल कोई सुनता है। मैं उसे क्या कहता, अपने बैंक का भी तो यही हाल है। मगर इस वक्त मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से भरतानी की मेज के ऊपर रखे कागजों के ऊपर अपना मोबाइल नंबर घसीट कर और तहे दिल से उसकी मदद का शुक्रिया करते हुए उठ खड़ा हुआ। भरतानी का नंबर भी मैंने अपने मोबाइल में न सिर्फ ले लिया बल्कि मनोज भरतानी रेलवे बांद्रा के नाम से उसमें संरक्षित भी कर दिया। अचानक मुझे क्या हुआ कि फिर से भरतानी से गुहार करने लगा, साहब मेरा पर्स मिल तो जाएगा ना। अरे आपको बता तो दिया, देख भी रहे हैं कि कोशिश चल रही है। मुझे मुरझाया देख उसने एक और रास्ता दिखाया। आप ट्विटर पर तो होंगे ही, जीएम वेस्टर्न रेलवे की ट्विटर पर शिकायत कर दें। आजकल इससे जल्दी काम हो जाता है। मुझे उसकी बात से बड़ी राहत मिली। कुछ दिन पहले एक दोस्त की पत्नी ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर हुई थी। 3 महीने तक पेंशन का कोई अता पता नहीं। जब भी विभाग में पूछने जाती थी तो तरह तरह के जवाब दे दिए जाते। अभी कागज तैयार नहीं, बाबू छुट्टी पर है, अभी मंत्रालय से फाइल वापस नहीं। थक हार कर उसके पत्रकार बेटे ने सूचना प्रसारण मंत्री के ट्विटर पर शिकायत कर दी। 5 रोज में सारे कागज भी बन गए और पेंशन भी शुरू हो गई। लेकिन न सारे विभाग एक से होते हैं और न मंत्री। सीनियर सिटीजन या पेंशन की बात और है, मेरा बटुआ किसकी गिनती में आएगा। वहां से उठकर वापस सर्पीली सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पता नहीं मुझे भीतर से क्यों लग रहा था कि मैं सही लोगों के बीच मिल लिया और सही रास्ते पर भी हूं। बाहर निकलकर मैंने तुरंत लोकल स्टेशन के लिए ऑटो किया और जल्दी से प्लेटफॉर्म 1 की तरफ चल पड़ा। आगे खोए अपने मोबाइल का ख्याल आया। वह अहमदाबाद की बात थी। पुलिस कमिश्नर के मुख्यालय का एक कारिंदा परिचित था। उसे मोबाइल का EMIE इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यह सोचकर दे दिया था कि पुलिस तो आए दिन ऐसे चोरों को धर दबोचती है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। मैंने एक आध बार उसे रिमाइंड कराया तो उसने खुलासा किया कि चोरों को अब हमारी टेक्निक का पता चल गया है, इसलिए फौरन उस औजार को सीधे नेपाल भेज देते हैं जहां उसका खूब फलता फूलता कारोबार होता है। आपके नेटवर्क में नहीं आएगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। यही सब सोचते विचारते बांद्रा लोकल के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ लगा। वहां उतरकर पहले खड़े होकर गौर से देखा कि रेलवे पुलिस की चौकी किधर है। काफी इधर उधर दौड़ भाग की। थोड़ी हैरानी हुई कि अभी तो 7:30 पौने 8 बजे होंगे। इतने सारे लोग कहाँ जाने को यहाँ आ पहुंचे। अनाउंसर गाड़ियों के आने जाने को बड़े यांत्रिक ढंग से बताई जा रही थी। मुझे कई बार ख्याल आया कि ये सब प्री रिकॉर्डेड कैसे किया जाता है। क्या गाड़ियों के आने जाने में कभी कुछ आगा पीछे नहीं होता होगा। खैर, मैं इस पछड़े में मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। जब मुझे आरपीएफ की बूथ नहीं दिखाई दी तो मैंने बाहर निकलकर किसी से पूछा। भरतानी ने टेक्निकली गलत बताया था कि आरपीएफ की चौकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। पुलिस चौकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक बाहर थी। मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो एक कुत्ता मेरी टांग के नीचे से लंगड़ाते हुए बाहर निकल भागा, जैसे उसकी आगे की टांग की हड्डी टूट गई हो। सक पकाता सा मैं अंदर घुसा तो बाईं तरफ एक कमरा खुला था जिसमें एक आदमी सादे लिबास में कंप्यूटर पर टिक टिक कर रहा था और एक वर्दीधारी उसके बाजू में बैठा था। आयताकार कमरे के दूर वाले कोने में एक लड़की कागजों पर कुछ लिखत पढ़त कर रही थी। दोनों तीनों अपनी खालिस मराठी में हंसी ठिठोली करने में ऐसे लीन थे कि 2 मिनट तक मुझे वहां इंतजार में खड़ा
हुए हो गया, और कोई यह पूछने को तैयार नहीं कि मुझे क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है जो मैं यहाँ आया हूँ। जब 2 मिनट इंतजार के बाद वे अपनी मराठी में गिरटर पिटर करने से बाज नहीं आए तो मुझे कहना पड़ा, हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शाहिद, मैं रिजर्व बैंक में काम करता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और आगे कहता, उस वर्दीधारी ने बेअदबी से कहा, तो मुझे लगा मुझसे गलती हुई है, सीधे शिकायत पर ही आना चाहिए था। 2 वाक्यों की सी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं थी। अदब हर जगह कहाँ काम करता है। मेरा पर्स चोरी हो गया है। तो उसने फिर उस सख्त लहजे में रुखाई से चढ़ा, मैं उसकी शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। कहाँ चोरी हो गया? मैं जब स्टेशन पर आया तो ऑटो वाले को देने के लिए पैसे निकाले थे, शायद वहीं। उसने तुरंत पकड़ा, ऑटो वाले को किधर? मैं खुद पर काबू रखते हुए एहतियातन कहा, वो, इशारा करते हुए, वहां 1 नंबर के साथ जो ऑटो वाले खड़े हैं ना, वहीं। वहां की शिकायत यहां नहीं हो सकती। उसने 2 टूक जड़ा। क्यों नहीं हो सकती? मैंने वो लफ्जों से ज्यादा उसे अपने लहजे से टोका। अरे बाबा, वो स्टेशन के बाहर है, वो बांद्रा वेस्ट के पुलिस थाने में लगता है, उधर जाओ। एक बार को तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे कह सकता है। उस चौकी के ठीक बाहर ऑटो स्टैंड है, मुश्किल से 15 मीटर दूर। वह इस चौकी के इख्तियार में नहीं आता है। पुलिस थाने को लेकर तरह तरह के किस्से कहानी और तमाम फिल्मी वाकयात ज़हन में कौंधा है। राग दरबारी याद आ गया, जिसमें खून सड़क के इधर हुआ या उधर, इसी को लेकर खींचतान हो जाती है, बजाय इसके कि खून या खूनी की तहकीकात हो। मैंने उसकी नेम प्लेट देखी। वह वही थी जो होना चाहिए था, एक मराठी मानस, कुछ ज्यादा ही खालिस मराठी, विलास भेड़े, थोड़ा गोरा, हष्ट-पुष्ट सा नौजवान, दिखने में थोड़ा स्मार्ट सा, मगर घोर। क्या कहूं, यहाँ काम मेरा अटका पड़ा था। मेरी जरूरत थी कि मैं कोई शिकायतनुमा पुर्जा हाथ ले लूं, जिस पर कार्रवाई हो ना हो वो तो जाने दीजिए, वहां कुछ दर्ज कर सकूं, उसकी एक नकल सा कुछ ले सकूं, जिससे कि कभी कोई मामला बने तो बता सकूं कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इसलिए मैंने अपने पर काबू रखते हुए फिर जोड़ा, देखिए, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा पर्स शायद ऑटो वाले को पेमेंट करते वक्त वहां गिरा होगा। मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आया था किसी से मिलने। उसने मुझे बीच में पकड़ा। किससे मिलने? है एक मेरा दोस्त, उससे मेरा यही मिलना तय हुआ था। क्या नाम है उसका? देवेश, देवेश ठाकुर। हिंदू है। क्या काम करता है वो? शेयर मार्केट में है। शेयर बोले तो सट्टा बाजार। बहुत कमाता होगा। कोई सबूत है कि तुम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गया था? हाँ है। मैंने तैश में कह तो डाला, मगर भीतर तक डर गया। भड़तानी के बच्चे को कोसने लगा, जिसने मुझे बेकारी सफेद झूठ बोलने की सलाह दी थी। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं है। मोबाइल में एक ई टिकट होगी, लेकिन वो गाड़ी तो टर्मिनस पर आती है, लोकल पर नहीं। ज्यादा प्रैक्टिकल होना ज्यादा भारी पड़ता है। सच बोलो, चैन से सो। अमा वो सब जाने दो, जिसके लिए मैं आया हूं उस पर ध्यान दो। मैंने किसी तरह एवजी में दम भरकर कहा। उसे बुरा लगा तो वो फौरन भड़क पड़ा। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। वो पूछो जिसका ताल्लुक मेरी शिकायत से है। इस पर वो कंप्यूटर पर टिक टिक करता हुआ लड़का बोला, हमारा ताल्लुक सब चीज से है। रिपोर्ट दर्ज करने से भी ताल्लुक है। मेरी आवाज थोड़ी और कड़क हो गई। उसने फिर काटा, यहां सही रिपोर्ट लिखी जाती है, गलत सलत नहीं। मैं क्यों गलत रिपोर्ट लिखाऊंगा? किसी की चीज खो जाए तो वो गलत? मेरे सख्त होते ही सख्त लहजे पर भेड़े को जैसे चिढ़ हो उठी। अभी तुम कह रहा था प्लेटफॉर्म के बाहर चोरी हुआ, अभी तुम कह रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ। गलत सलत कौन बोल रहा है, हैं? इन पुलिसियों को तो समझाना मेरी तौबा। तभी लोग इन्हें ठुल्ला कहते हैं। मैंने तालू से हवाई थूक सा निकला और अदब से पेश आने लगा। भाई, कोई चीज खो जाती है, क्या आपको तभी पता लग जाता है जब वह खोती है? नहीं ना, बाद में ही पता लगता है ना। इसलिए पहले जब मैंने आपको बताया
पहला पीछा क्या होता है, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहता है, कहकर उसने कंप्यूटर वाले लड़के की तरफ और बाद में उस दूसरी तरफ बैठी लड़की की तरफ हिकारत से ठिठोली की, जैसे किसी वकील ने किसी फौजदारी के मामले में बड़ा पेंच डर डाला हो। एक बार खूब का सा दूध पीकर और मन में खुद को शांत रखते हुए मैंने कहा, अगर स्टेशन के तो स्टेशन के अंदर वाली बात भी मैं कह रहा हूं, इसमें क्या गलत फैक्ट है। भेड़े को शायद यह बात लेश मात्र नहीं जची, इसलिए बिना तवज्जो दिए बोला, कितने पैसे थे उसमें? देखिए, पैसे उसमें ज्यादा नहीं थे, 200-400 होंगे, लेकिन उसमें मेरा डेबिट कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है। मैं लगभग अलग अलग हिज्जे करते हुए, लगभग रिरियाते हुए बताने लग रहा था कि शायद अब चाहे देर से सही उसके भीतर का इंसान जागे। इस पर सादे लिबास में कंप्यूटर पर टिक टिक करता हुआ आदमी मेरी तरफ रुककर बोला, तो यहाँ क्या करता है? डेबिट कार्ड को जाके बंद करा जल्दी से। कसम से ना तो वो जुबान और ना वो हिदायत गले उतारने लायक थी, मगर फिर भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगा कि मैं इनसे जो चाहता हूं, क्या वह वाकई इतनी बड़ी चीज है, इनके सामान्य कार्य क्षेत्र से बहुत दूर की, कि ये इतनी जिरह और वह भी इतनी बेअदबी से मेरे से करने लगे हैं। एक आम शहरी का इतना हक भी नहीं, पुलिस चौकी है या अदावत खाना। डेबिट कार्ड को तो मैं घर जाकर फ्रीज करा ही लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ जो कराने आया हूँ, FIR कराने से बटुआ मिल जाएगा? बटुए की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की बात है। अरे बाबा, डॉक्यूमेंट्स तो का जो नुकसान होगा हम उसके लिए कह रहे हैं, इसलिए डॉ और डा का फर्क नहीं पता और मुझसे भी झाड़ रहा है, वो मैं समझ रहा हूं। तभी तो पीछे कागजों पर काम करती लड़की, तभी वो पीछे को भर चुस्की लेने लगे। बीच में भेड़ का मोबाइल फट गया, देर तक वह उसमें उलझा रहा, शायद जानबूझकर। मैं इतने दिन मुंबई में रह लिया, लेकिन मराठी में भी अभी तक पैदल हूं। अपनी खिलखिलाहट और मस्ती के बीच में जब उन्होंने मुझे उसी तरह गुरगंभीर हालत में रिपोर्ट दर्ज कराने के मंसूबे पर डटे रहते देखा, तो मेरी तरफ फिर से शुरू हो गए। तुमने क्या बताया, कौन से बैंक में? रिजर्व बैंक में ना? यस। कौन से डिपार्टमेंट में? डीप, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। अच्छा ये बताइए, डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था? मुझे नहीं पता। रिजर्व बैंक में काम करते हो, डिमोनेटाइजेशन नहीं माहिती नको? मेरे न कहें ये इस अपराध पर वे लोग आपस में मराठी में तंज करने लगे, जिसका अभिप्राय मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया। मुझे एहसास हो गया कि अगर लोगों के मुंह में देखना चाहिए, इसलिए पूछा, यहाँ आपका साहब कौन है? क्यों? मैं बात करना चाहता हूं। इस पर भेड़े एकाएक जिबह करने की अदा में उठ खड़ा हुआ। उस कंप्यूटर पर काम करते लड़के ने भी कमर कसने के अंदाज में अपना काम बंद कर दिया। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, साहब से बात करेगा? क्या बात करेगा? मुझे साहब से बात करनी है, और क्या बात करनी है मैं उनको बता दूंगा। लगता है बहुत दिनों से उन्होंने इस तरह की बातें किसी शिकायतकर्ता के मुंह से नहीं सुनी होंगी। भेड़े तो एकदम बिफर गया। मैं ही साहब हूं तेरा, बोल क्या बोलना है। उसने जैसे चुनौती दे डाली। तू कहां से साहब है वे? मैं भी आपा खो बैठा। साहब की शक्ल ऐसी होती है? उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब मुझे होश आया तब मैं घर पर था। मेरे माथे पर पट्टी चढ़ी थी और सामने आरजू बड़े उतरे हुए चेहरे से बैठी थी। मैं गुमसुम सा उसे देख रहा था, और वह थी कि पता नहीं कौन कौन सी कहीं अनकहीं बातें पूरे आरोह अवरोह के साथ वहां सुनाई जा रही थी। कोई इस सिस्टम में काम करने को तैयार नहीं। जो काम करते हैं उनकी लाख दुश्मन खड़े हो जाते हैं। खुद को क्या करना चाहिए साले किसी को नहीं पड़ी, दूसरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी सब खबर। बिना झूठ के सहारे के एक कदम नहीं बढ़ा सकते। मुझे डीमोनेटाइजेशन का पता होना चाहिए था, क्योंकि मैं रिजर्व बैंक में हूं। उस हरामजादे को एक झूठ मूठ का कागज लिखने से परहेज था। मेरा बटुआ खो गया।
मेरे इतने जरूरी कार्ड उसमें थे, वो चले गए। मुझे इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी चाहिए थी। मुझे बस सोते जागते उठते बैठते यही ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए, गलती से भी गलती ना हो जाए। ये आरजू की बड़बड़ थी या मेरे भीतर ही कुछ आवाजें मुझ तक आ रही थी? मेरी आंखें फिर से बंद होने को थी कि तभी आरजू ने, क्या बटुआ? ये कहां से आ गया तुम्हारे पास? कौन लाया? कोई नहीं लाया मियाँ, ये तुम्हारे बैग के नीचे रखा था। मुझसे मत पूछो ये वहां कैसे पहुंचा। मेरी तो जैसे जान में जान आई, लेकिन आरजू फिर भी बाज ना आने वाली थी। यार तुम इतने भुलक्कड़ होते जा रहे हो, खुद का ध्यान रखते नहीं हो और सारी दुनिया के बारे में सोचते हो कि वो सुधर जाए। और ये ट्विटर की धौंस का लट्टू कहाँ से पकड़ लिया? किसने बरगला दिया है तुम्हें? कोई सांस लेते इंसान की सुनता नहीं यहाँ, तो इसकी सुन लेगा? किसी येड़े भेड़े के कहने से तुम पाकिस्तानी हो जाओगे जो उस पर टूट पड़ोगे? मैं बाथरूम में जाने को उठा तो महसूस हुआ कि मेरी कैफियत 3 टांगों पर भागते उस लंगड़ाते कुत्ते जैसी ही है जो मुझे उस पुलिस चौकी के गेट पर दिखा था। तो ये थी कहानी कोहरे के बीच। शुक्रिया। लाजवाब कहानी, बहुत बढ़िया, लाजवाब पढ़ने का तरीका, अंदाजे बेहद बहुत बहुत बढ़िया, मजा आया। हम लोग सुन रहे थे तो मजा ले रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन जिसका बटुआ जाता है उसकी हालत वो तो सोचने वाली बात है कि उस पर क्या गुजरती है। लेकिन सुनने में हमें तो मजा आया। जब बटुआ जाएगा तो सोचेंगे। ये कहानी अभी किसी ने लिखा भी है कि पहले पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी, लेकिन सुनने का मजा ही कुछ और था। लेकिन कहानी पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि कहानी का विश्लेषण करने के 3 लोग हमारे पास उपलब्ध हैं और वो विस्तार से बताएंगे अपनी बात कि कहानी कैसी है, क्या है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने उमा जी से कहा भी था ये पहले कि कहानी पढ़ने के बाद एकदम से दिमाग में जैनेंद्र कुमार की कहानी पाजेब आती है। हालांकि दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, वो एक बच्चे और उसके पिता और उसके घर वालों की कहानी है, और यहाँ तो एक पूरी सत्ता से आप लड़ रहे हैं, अकेले इंसान जिसका बटुआ खो गया है, एक आम आदमी, और पूरी सत्ता से वो टकराने की कोशिश कर रहा है, और उसका क्या हाल होता है वो हमने यहाँ देखा। दोनों में कोई भी साम्यता नहीं है, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिमाग में वो कहानी भी आई। तो आज मैं समझती हूँ कि निशांत जी हमारे बीच हैं। निशांत जी आप हैं? मुझे निशांत जी का अधिकृत नाम विजय कुमार शाह है, वो है। ओके ओके ओके, ये तो शुरू से है, सही बात। तो निशांत जी यहाँ है, और निशांत जी चूंकि नए हैं, जो बाकी और लोग हैं, बहुत सारे लोग तो सृजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, करीब 100-125 मेंबर्स इसके हैं, लेकिन निशांत जी चूंकि नए हैं इसलिए उनका परिचय हम जरा विस्तार से देना चाहेंगे। और परिचय देने के लिए सृजन समाज की एक बहुत ही सक्रिय सदस्य गीता दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी साहित्य में बहुत गहरी रुचि है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो निशांत जी का परिचय दें। गीता दुबे। मैं 1 सेकंड के लिए, मैं प्रणव भारती अहमदाबाद से 1 सेकंड के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि ओमा जी ने कहा कि पहली बार मैंने ये कथा पढ़ी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ, और मैंने तो बहुत ओमा जी, बहुत दिनों बाद आपको सुना मैंने, बहुत सालों बाद। दरअसल मैं अहमदाबाद से डॉक्टर प्रणव भारती विजय जी, मैं भी आपके पत्र से जोड़ना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ, यहाँ पे मैं याद दिला दूं, जो लोग भी सृजन समाज से जुड़ना चाहते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, ताकि अगली सूचना आपको मैं दे सकूं और सृजन संवाद में भी आपको जोड़ सकूं। उम्मीद है कि हमें बहुत सारे नए सदस्य मिलेंगे और बहुत सारे सुझाव भी मिलेंगे 110वीं गोष्ठी के लिए, क्योंकि 110वीं गोष्ठी हम
कुछ विशेष करना चाह रहे हैं, भले ही वो सिनेमा पर हो, कला पर हो या साहित्य पर हो, लेकिन सुझाव आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, कुछ लोग रिपोर्टिंग के लिए मेरे साथ हैं, प्रमोद जी हैं और अमृता सिन्हा है, 2 लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जितना भी आप मेन पॉइंट लेंगे तो मुझे रिपोर्ट शाम को मीडिया में देने में सुविधा होगी, मैं रिपोर्ट बना पाऊंगी। और अंत की ओर अच्छा होगा अगर सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, तो हम एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे। और मैं गुजारिश करूंगी जिसके पास भी अच्छा कैमरा है वो एक फोटो ले ले, बीच में भी एक फोटो ले ले। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं, मेरा मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, तो जो भी फोटो ले सकता है वो एक यादगार हमारे पास रहेगा। तो अभी मैं गीता जी को पुनः कर रही हूँ ताकि वो निशांत जी का परिचय दें। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय विजय मैम कि आपने साहित्य जगत के इतने बड़े हस्ताक्षर का परिचय कराने का मुझे मौका दिया। आप सभी सुधीजनों को नमस्कार करती हूँ। माननीय निशांत जी का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। आपका शैक्षणिक नाम विजय कुमार साव है और घर का नाम मिठाई लाल है। आपकी पहली कविता मिठाई लाल के नाम से जनसत्ता में 1993 में प्रकाशित हुई। जवान होते हुए लड़के का कबूलनामा काव्य संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से 2009 में, दूसरा काव्य संग्रह जी हाँ लिख रहा हूँ राजकमल प्रकाशन से 2012 में, और तीसरा काव्य संग्रह जीवन हो तुम सेतु प्रकाशन से 2019 में प्रकाशित हुई। जीवनानंद दास पर हिंदी में आपकी पहली आलोचना पुस्तक जीवनानंद दास और आधुनिक हिंदी कविता नई किताब से 2013 में प्रकाशित हुई। आपकी कविताओं का अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने एमए, एमफिल और पीएचडी हिंदी में जेएनयू से की। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन बचपन से पश्चिम बंगाल में रहे और बांग्ला साहित्य और फिल्मों से आपका लगाव रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की 13 कविताओं पर आधारित फिल्म त्रयोदशी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार और कवि बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ आपने बतौर सहायक निर्देशक और अभिनेता कार्य किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जीवनानंद दास, सत्यजीत रे, महाश्वेता देवी, सुनील गंगोपाध्याय, शंख घोष, नवारुण भट्टाचार्य, जय गोस्वामी, बुद्धदेव दासगुप्ता, आलोक सरकार से लेकर बंगाल के युवा कवियों की कविताओं का बांग्ला से हिंदी अनुवाद की आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित। आप कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, नागार्जुन शिखर सम्मान, शब्द साधना युवा सम्मान, नागार्जुन प्रथम कृति सम्मान, मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वर्तमान में आप काजी नजरुल विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो माननीय निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद गीता जी। परिचय छोटा होना चाहिए। पता नहीं इतना लंबा परिचय आप जब पढ़ रही थी तो मुझे ही अपना परिचय सुन के बोरियत फील हो रहा है। आप पहली बार आ रहे हैं इसलिए आगे से इतना लंबा परिचय नहीं देंगे हम लोग। नहीं सहमत। और मैं बेसिकली तो कवि हूँ और आलोचना बहुत उतना ही लिखा है जितना नौकरी के लिए जरूरी होता है। आजकल जो है नौकरी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समय की। और उमा सर को मैं कभी कभी प्रेम में बहुत भावावेग में भैया कह देता हूँ, तो भैया जानते होंगे, क्षमा याचना के साथ कि सर को भैया कह रहा हूँ। भैया जानते होंगे कि यह हमारे समय की बहुत दारुण समस्या है, तो इसलिए बहुत कम आलोचना मैंने लिखी है और मंच पर तो बोलना वैसे भी बहुत कम मैं चाहता हूँ। लिख लूं यही बहुत है मेरे लिए। जब उमा सर अपनी कहानी पढ़ रहे थे तो एक जगह कहानी का नायक साहिद साहब कहते हैं, क्या कमाल का आदमी भाई,
एकदम टू दी पॉइंट चीजों को बतलाता है। तो मैं कहूँ तो क्या कमाल के डिटेल्स हैं उमा सर के, एकदम टू दी पॉइंट। एक आम आदमी, एक आम शहरी अपने हक की जब भी बात करता है, वो कहीं भी हो, महाराष्ट्र ही नहीं, वो बंगाल हो, असम हो, यहाँ तक कि उड़ीसा और गुजरात भी हो। मेरे बड़े भाई साहब गुजरात में रहते हैं और उड़ीसा से हमारा बहुत बगल का नाता है। तो एक जो डिटेलिंग्स है जगहों की, देखिए कहानी का नायक जब बांद्रा उतरता है और जो बतलाता है कि ऑटो वाले को अगर कुछ समझना होता है यहाँ आके कोई समझे, ये जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग के तो मैं कहूंगा कि मैंने खुदा है उमा भैया। इतने माइन्यूट डिटेलिंग्स हैं इनके यहाँ कि उस डिटेलिंग की वजह से कई बार इनकी इतनी बेहतरीन कहानियां, इतनी लंबी कहानियां आप खो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि जैसे उन्होंने अभी कहा कि आधे घंटा लगेगा, लेकिन लगा 50 मिनट, आप लोग खो गए। हम खो जाते हैं और वो अब लंबी कहानी, चाहे वो कितनी ही लंबी क्यों ना हो। माफ करें, मुझे नहीं अंदाजा था। नहीं भैया, ये तो उपलब्धि है कि उतनी लंबी कहानी भी आप उस बहाव के साथ बहने लगते हैं। एक बार उमा सर के ऊपर लिखते हुए मैंने कहा था कि उमा सर जवान आदमी हैं और जवानी जो है चीजों को बहा ले जाती है अपने साथ। तो उमा सर की कहानियां में वो बहाव है, वो रवानगी है, भाषा की रवानगी। और ये भाषा की रवानगी, जैसे भाषा की रवानगी दो तरह से आती है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को पढ़ते हैं तो उनके यहाँ जो भाषा की रवानगी वो बहुत नेचुरल है, लेकिन जब हम अज्ञे के उपन्यास को पढ़ते हैं तो लगता है वहां भाषा की रवानगी नेचुरल नहीं है, बहुत कलात्मक ढंग से भाषा को बरतने की कला है। लेकिन उमा जी के यहाँ जो डिटेलिंग्स है वो बहुत इतनी रवानगी के साथ है, इतनी जीवंतता के साथ है कि वो जब पत्नी को जगाना भी हो तो उसको कहते हैं कि सरकाया, जगाया नहीं। आप सोचिए, यह जो भाषा का कमाल है, यह उमा सर की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी विशेषता है। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि कहानियां जो होती हैं ना, वो दो तरह से पाठकों के साथ काम करती हैं। मैं आलोचक नहीं हूं, इसलिए आलोचना की भाषा में नहीं, सीधे अनुभव की बात करता हूं कि कहानियां जो हैं वो होम्योपैथी और एलोपैथी दवाओं की तरह होती है। आप जानते हैं होम्योपैथी दवाएं कैसे काम करती है, एलोपैथिक दवाएं कैसे काम करती है। एक्चुअली कहानियों का उद्देश्य ही होता है कि कहानियां जब खत्म होती हैं तो पाठक को बहुत संतोष देती हैं, पढ़ने का संतोष। और जब कहानी खत्म होने के बाद संतोष देती है तो वह कैथारसिस करती है, विरेचन करती है। और विरेचन करने के दौरान वह दो चीजें करती है, या तो आपको आनंद की अनुभूति कराती है या आपको बेचैन बनाती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लेखक और पाठक दोनों के लिए कि वो फील क्या करता है, बेचैनी या आनंद। और जैसे लेखक अगर बेचैनी के लिए लिखता है या आनंद के लिए लिखता है या पाठक उसको वैसे ग्रहण करता है, उसी तरह से लेखकों की श्रेणियां भी बनती है। कई बार लेखकों में वो परिवर्तन भी होता है, प्रेमचंद की तरह कि पहले कुछ लिख रहे थे, बाद में कुछ लिख रहे थे, अंत में कुछ लिख रहे थे। यानी एक लेखक तीन तरह का लेखन करता है। ऑब्वियसली पाठक भी कई तरह के होते हैं। मैं इनकी कहानी पढ़ के, आज सुबह ही बात हो रही थी तो मैंने कहा बातचीत में कि क्या कारण है कि कभी आपके कहानी का जो पात्र है शाहिद, उसकी मदद भी एक मिर्जा करता है, कोई मराठी मानुस नहीं करता है, हिंदी मानुस नहीं करता है, टीके नायर नहीं करता है। और वो भरतानी को कह के जाता है कि इनको देख लेना, थोड़ी इनकी मदद है। तो भरतानी उसकी जो मदद करती है, उस मदद में मदद नहीं, ड्यूटी करने और दूसरे के कहने के बोल से उपजा हुआ बोध वहां दिखता है। तो कहीं हमारे बहुत अंतर में ऐसी चीजें तो नहीं है कि मुस्लिम पात्र या
उस तरह के लोगों को लेके, क्योंकि कहानी जब खत्म भी होती है तो उसकी पत्नी कहती है कि किसी एड़े वेड़े के कहने से तुम पाकिस्तानी हो जाओगे और उस पर टूट पड़ोगे। कहानीकार तब तक, नायक तब तक गुस्सा नहीं करता है जब तक उसने ये नहीं कहा कि तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जाए यहाँ क्या कर रहा है। जरूर कहा होगा इस तरह की कोई बात, तब वो टूट पड़ता है। यह एक अलग दृष्टिकोण है कहानी को देखने का। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं या कहने की कोशिश कर रहा हूं यह है कि एक आम आदमी की पीड़ा, उसमें कितनी बारीकी से, माइन्यूट तरीके से धर्म भी जुड़ा हुआ है, उसकी आइडेंटिटी, जाति भी जुड़ी हुई है। अगर वो कहानीकार मुस्लिम की जगह हिंदू होता और मुस्लिमों की तरह दाढ़ी रखा होता और वो कहता कि तू पाकिस्तान जा, तो क्या कहता? आप सोचिए वो क्या कहता, हंस के कहता क्या यार आप भी मुझे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फिर वो कहानी ही पूरी बदल गई होती। फिर उसकी पत्नी या वह उस मोनोलॉग में कहता क्या? उसके माथे पे जब पट्टी पड़ जाती है तो कि कोई इस सिस्टम में काम करने को तैयार नहीं, जो काम करते हैं उनके लाख दुश्मन खड़े हो जाते हैं, खुद को क्या करना चाहिए साले किसी को नहीं पड़ी, वगैरह वगैरह नहीं कहता। और इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यह है कि ये वर्तमान, स्पेस और तत्कालिकता से बुनी हुई कहानी है। ये उमा भैया की बहुत बड़ी खासियत है। वो कभी भी कहानी के लिए इतिहास में जाके पात्रों का चयन नहीं करते, ना ऐतिहासिक घटनाओं को लाते हैं। वो हमेशा अपने अनुभव की कहानी कहते हैं, आज के समय की कहानी कहते हैं, आज के समय की व्यवस्था की कहानी कहते हैं। हमें याद रखना होगा कि आज के समय और आज की व्यवस्था में फर्क है, इसे समझना होगा। आज का जो समय है वो खरगोश की तरह है और आज की व्यवस्था जो है वो कछुए की तरह होती है। दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन एक पहले पहुंचता है, दूसरा बाद में। आदमी जो है, जो आज का समय का, वो तत्काल सब कुछ पा लेना चाहता है। वो अपना बटुआ भी खोया तो चाहता तुरंत मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए। लेकिन व्यवस्था बतलाती नहीं, खरगोश की तरह नहीं, हम तो कछुए की तरह ही चलेंगे, बटुआ तुम्हारा मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो व्यवस्था और व्यक्ति का द्वंद्व, इसकी इतनी गहरी और अच्छी पकड़ है उमा जी की कहानियों में। मैंने इनकी लगभग सारी कहानियां पढ़ी, तीनों संग्रह है मेरे पास। यह व्यवस्था और व्यक्ति का द्वंद्व, कहानी तब बड़ी कहानी नहीं बनती जब हम उसमें सिर्फ यथार्थ का वर्णन कर देते हैं। कहानी तब बड़ी कहानी बनती है जब यथार्थ के पीछे के द्वंद्व को पकड़ने की एक रचनाकार लगातार कोशिश करता है, और उस द्वंद्व को, जैसे जैसे उस द्वंद्व की झलक हमारे सामने आती है, कहानी वैसे वैसे बड़ी होती जाती है। कभी एक झलक आती है, कभी एक पूरा दृश्य आता है, और जिस दिन कहानीकार उस द्वंद्व को पूरा पकड़ लेता है उस दिन वो कहानी कालजयी हो जाती है। यह मेरा अपना परसेप्शन है, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। तो यह जो यथार्थ और व्यवस्था का द्वंद्व है वह सबसे बड़ी ताकत है उमा जी की कहानियों की। उनकी एक कहानी है कारोबार, खैर मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी इसी कहानी पे करें तो यहाँ जो यथार्थ की पकड़ है, हर भारतीय पुरुष भी नहीं, हर भारतीय पति की तरह नायक भी अपनी पत्नी से डरते हुए जगाता है और कहता है कि कुछ पैसे दे दो चला जाओ। वो 50 देती तो उसको समझाता है, हक नहीं जताता है, समझाता है कि अरे यार आना भी तो है। मैं सोचिए यह जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है, या फिर जब वो कहता है कि क्या कमाल का आदमी, टू द पॉइंट बतला दिया सारा। क्या सिस्टम क्या है कि अगर आप कहेंगे कि आपका बटुए में पैसा था तो पुलिस उसको फिर किसी चोर उचक्के को पकड़ने जाएगी, फिर उसको दिक्कत होगी। आप मत कहना, ऐसे कहोगे तो बटुआ का पैसा निकाल के वो आपको कर देगा। तो यह जो खासियत है, यह उमा शर्मा को बड़ा कहानीकार बनाती है, यथार्थ की डिटेलिंग, और उस डिटेलिंग के साथ व्यवस्था का विरोध, जिसको मैंने कहा कि वो कछुए की तरह और खरगोश की तरह
दोनों का लक्ष्य एक ही जगह पहुंचना है। हर कहानी का लक्ष्य होता है कि पाठक को एक सही दृष्टिकोण देते हुए खत्म हो, लेकिन उसका द्वंद बीच में, ठीक केदार जी की एक कविता की तरह कि मैं क्या करूं, जब भी मैं अपने गांव के लोगों से मिलने जाता हूं तो मेरे और गांव के लोगों के बीच में दिल्ली आ जाती है, वह द्वंद आ जाता है और वह द्वंद इतना बड़ा हो जाता है। कहानी इतनी सी है कि उसका बटुआ खो गया है, लाने जा रहा है, पता चलता है घर में है, लेकिन बीच का जो सीक्वेंस है कि वो एक पहले पुलिस वाले से पूछता है, वो उसी इशारा करके उधर फिर आता है, बोलता वहां तो कुछ नहीं ट्रक, बोला ट्रक के पीछे नहीं देखा तू, जा फिर से देख। और कहानी वहां से अपना वितान, उठान जिसको हम कहते हैं, उड़ने के लिए पंख पसारना शुरू करती है, फैलाना शुरू करती है। और देखिए कितने मजे की बात है कि जब वो पुलिस चौकी पे जाता है तो कहानी का लगभग एक तरह का क्लू देता है कि उसके दो टांगों के बीच से कुत्ता लंगड़ाता हुआ चला गया। ये इस व्यवस्था में एक आम आदमी की स्थिति ऐसी कुत्ते की तरह होगी, और वही होती है। अंततः उसे इतना मारा पीटा जाता है कि जब वो बाथरूम करने के लिए जहां कहानी खत्म होती है, वो बतलाता है कि मैं तो अभी उसी कुत्ते की तरह। तो जिसे प्रेमचंद कहा करते थे, उनकी जो पतली सी किताब है कुछ विचार में, कि वास्तव में कोई रचना रचयिता के मनोभावों का, उसके चरित्रों का, उसके जीवनादर्श का, उसके दर्शन का आईना होता है। कहानी का शीर्षक देखिए कितना शानदार शीर्षक है, कोहरे के बीच। और इसमें जब कहानीकार कहानी खत्म करता है और वो कुत्ते का प्रसंग आता है, तो इस तरह ये कहानी बड़े फलक की बनती है। कहानी में अच्छाइयां बहुत होती हैं, और जेहेतु हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमें अच्छाइयां ही बतानी पड़ती हैं, नहीं तो फिर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस तरह से पाठ्यक्रम में इस कहानी को रखी गई, अगर इसमें इतनी बुराई है तो मैं तो उसी ढंग से कहानियों को पढ़ता हूं कि अच्छाइयां बतलानी है, अगर बुराई बतलानी है तो कहानीकार को फोन करके बतला दो, भैया कि तुमने ये गलत किया, इसको ठीक कर लेना। क्योंकि केदार जी एक बात कहते हैं, उनकी बाघ लंबी कविता पढ़ते हुए मैंने फील किया था, और उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि हर कृति का अंतिम आकार अंततः एक चुपचाप रचनात्मक समझौते का परिणाम होता है। उमा शर्मा उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, हमें ध्यान देना चाहिए, उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, वो कहानी लिख रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि केदार जी बाघ एक कविता लिख रहे थे, प्रबंध काव्य नहीं लिख रहे थे, रामचरितमानस या कामायनी या जो भी लंबी प्रबंधात्मकता जिसको होती है। कहीं ना कहीं तो इस कहानी को खत्म करना था, और यह जो खत्म है एक चौंका देने वाली घटना के साथ। एक्चुअली जीवन भी तो हमें चौंकाता ही है। निर्मल वर्मा कहते हैं कि हम कोई अचानक ऐसे मोड़ से घूमते हैं और वहां से पूरा जीवन बदल जाता है। कहानियां भी तो हमें उसी मोड़ का दर्शन कराती हैं। हम किसी ऐसी घटना से रूबरू होते हैं जहां हमारी पूरी सोच बदल जाती है। उमा शर्मा इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषित करते हुए उस मुकाम तक ले जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि उमा सर की कहानियां जो है वो एलोपैथिक दवाओं की तरह नहीं है, होम्योपैथिक की तरह है। आराम से मीठा मीठा खाइए, आनंद लीजिए और स्वस्थ हो जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो समझ है उस समझ के अनुसार मैंने कहानी को अपने ढंग से व्याख्यायित किया, विश्लेषित किया। बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत बढ़िया, वाह, बिल्कुल सही। बहुत बहुत अच्छा। मैं कोई अपनी ओर से टिप्पणियां भी नहीं करूंगी। मैं अगले विश्लेषणकर्ता को बुला रही हूँ, पंकज मित्र जी, जो कि सृजन संवाद के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। कहानियां पढ़ते तो हैं यहाँ आकर के, ऑफलाइन भी पढ़ी, ऑनलाइन भी, लेकिन अन्य लोगों के कार्यक्रम में वो सम्मिलित भी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अपनी कहानियां नहीं सुनाते हैं, दूसरों की बात भी सुनते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं, उन्हें कथाक्रम सम्मान प्राप्त हुआ है। और
ये जमशेदपुर वालों का सौभाग्य है कि वो आजकल जमशेदपुर में ही स्थापित भी है रेडियो स्टेशन में। हालांकि वो रांची हर वीकेंड में चले जाते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि अभी वो रांची में है कि जमशेदपुर में है। और मैं उनका बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं दूंगी क्योंकि वो एक समर्थ कहानीकार है और जितने लोग यहाँ साहित्य में बैठे हैं वो सब उनसे परिचित हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जो पहली बार आता है उसका हम विस्तार से परिचय देते हैं। मैं बहुत आदर के साथ पंकज मित्र जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि कहानी पर, उमा शर्मा जी की कहानी पर वो अपनी बात रखें। पंकज मित्र जी। पंकज मित्र जी। बहुत बहुत आभार सृजन संवाद की इस गोष्ठी में भाग लेने का मौका देने के लिए आपको, और खास तौर पे मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार उमा शर्मा जी के बारे में कुछ कहने के लिए, उनकी कहानी के बारे में कुछ कहने के लिए जो आपने कहा है मुझे, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं उमा शर्मा जी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ इस कहानी के लिए, जो कलेवर में उनकी और कहानियों से छोटी जरूर है, लेकिन विषय के तौर पर अगर देखें और जो उसका निर्वाह है उसके तौर पर देखेंगे तो किसी भी बड़ी कहानी से ये कम नहीं है। कहानी बहुत बड़ी हो जाती है अंत तक आते आते। उमा शर्मा एक ऐसे विरल कथाकार हैं हिंदी जगत के, जिन्होंने हिंदी जगत को ऐसी कहानियां दी हैं जिस बारे हिंदी जगत पहले कुछ नहीं जानता था। जैसे डी स्कूल के बारे में, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और जो उसके आधार पर जिस तरह से उन्होंने नए अर्थतंत्र का विश्लेषण अपनी कहानियों में किया है और उससे परिचित कराया है हिंदी जगत को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है काम उनका। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां दी हैं, भविष्य दृष्टा, कारोबार, इस तरह की कहानियां जो हैं वो एक मील का पत्थर हैं। खासतौर पे जो नई आर्थिक व्यवस्था है उसके साथ टकराते हुए आम आदमी किस कदर लहूलुहान होता जा रहा है, उसके बहुत ही बड़े चितेरे हैं उमा शर्मा। और सबसे मजे की बात यह है कि बहुत ही साधारण चीजों से वो कहानी को पैदा करते हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि साधारण में असाधारण के कथाकार हैं उमा शर्मा। और आप इसी कहानी को देख लीजिए, उनकी और कहानियों के बारे में बात करने का वक्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत पुराना मुरीद हूं उनका, बहुत वर्षों से, मेरा ख्याल है कि 25 साल से हम लोग एक दूसरे की कहानियों के बारे में जानते हैं। तो कहानी, दूसरी कहानियों पे बात करने से बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी कहानी पर केंद्रित करते हुए आप देखिए कि किस तरह से एक साधारण सी घटना से, बटुआ खोने की बात से ये कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे उत्सुकता इतनी बढ़ती जाती है। बटुआ का खोना भी एक प्रतीक है आप, क्योंकि देखिए कि बटुआ जो खोता है और बटुए में उसका आधार कार्ड भी है और वो एक परिचय, एक पहचान के रूप में अब स्थापित हो चुका है और वो उसका एक तरह से उसकी पहचान खो जाती है। और जैसे ही वो अपना नाम बताता है तो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो महीन रूप में जो सांप्रदायिक विचार अनुस्यूत हैं, वो उन सब चीजों का खुलासा धीरे धीरे कहानियों में होता जाता है। और जब कहानी ये अपने अंत में पहुंचती है, जिस समय वो पाकिस्तान वाला जिक्र आता है, उससे उमा शर्मा कुछ कहते नहीं है, पूरे दृश्य को दिखाते नहीं है कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद वो पूरा अंधेरे में रखा जाता है, लेकिन पाठक समझ जाता है कि इसके बाद कोई हॉट डिस्कशन हुआ होगा, बातचीत हुई होगी और हाथापाई की नौबत आ गई होगी और पुलिस वाले ने निश्चित रूप से उनकी पिटाई की। और क्योंकि उसका जो रवैया था वो शुरू से ही ऐसा था कि जैसे ही उसका नाम सुनता है वो, तो उसके मन में एक तरह के सांप्रदायिक विचार जो हम पृष्ठपोषित आज कर रहे हैं अपने दिमाग में, और बहुत सारे उदाहरणों से हम इस चीज को समझ सकते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत ही घातक रूप में, एक बहुत ही मारक तरीके से सामने आया है हमारे, कि किस तरह से जो मध्य वर्ग है या जो निम्न मध्य वर्ग है, उसके दिमाग में ये सारी चीजें इंजेक्ट की जा रही हैं धीरे धीरे, और उसका दिमाग किस तरह से प्रदूषित होता जा रहा है, इसकी भी ये कथा है। और
एक अन्य का भाव जो हमेशा रहता है। जैसे ही वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शाहिद है, तो एक अन्यत्व का जो भाव होता है वो भाव हमेशा उस कहानी में पैदा हो जाता है। और उसके बाद उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो अलग तरह का होने लगता है। सिर्फ ये एक आम आदमी की कहानी नहीं है कि उसका बटुआ खो जाता है इसीलिए, क्योंकि सिस्टम के साथ आदमी तो लड़ता आ रहा है, और इस विषय पर बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही ये कहानी अंत तक पहुंचती है, तो बिल्कुल जैसे अंग्रेजी के ओ हेनरी की कहानियों में जो अंतिम ट्विस्ट, जिसको ओ हेनरी ट्विस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका वो विलक्षण प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे किसी एड़े भेड़े के कहने से क्या तुम पाकिस्तानी हो जाओगे। तो ये जो वाक्य है वो जैसे हमारी पूरी चेतना पर घन की तरह पड़ता है, और उससे पता चल जाता है कि जो अन्य के प्रति जो हमारा भाव है वो कितना प्रदूषित हो चुका है, कि एक समरस समाज में रहते हुए भी हम किस तरह से एक बड़ी आबादी को, एक बड़े समुदाय को अपने से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। और इसके प्रति समझिए कि सिर्फ किसी दृश्य में दिखा देना कि किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, वो दृश्य में दिखा देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक तरह की अदृश्य किस्म की हिंसा है जो अन्य के प्रति हमारे मन में उपजती है, और एक तरह से ये अदृश्य मॉब लिंचिंग है। आप देखिए कि वो आदमी जो एक बहुत ही मामूली सवाल लेकर उस सामने जाता है व्यवस्था के, तो सिर्फ व्यवस्था ही उसको डिस्कार्ड नहीं करती है, सिर्फ व्यवस्था ही उसको परेशान नहीं करती है, उसके साथ जो ये भाव, जो एक बहुत महीन बुनावट में जो चीज उसके साथ उपलब्ध है कि वो एक सांप्रदायिक जो हमारी सोच है उसके अंतर्गत हम चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर के वो कहानी पूरी तरह खुलती है, और ये बहुत ही एक ऐसी कहानी बन जाती है, एक बड़े फलक की कहानी बन जाती है यहाँ पर। क्योंकि सिर्फ अगर बटुआ खो जाता, उसकी एक आइडेंटिटी खो जाती, तो वो बटुआ तो मिल जाता है, बटुआ आप देखेंगे अंत में कि वो बटुआ घर में ही मिल जाता है, लेकिन जो उस पूरी व्यवस्था के प्रति जो उसका विश्वास है, और एक समाज के प्रति जो उसका विश्वास है कि हम इस समाज में रहते हुए एक समरस समाज की स्थापना कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, उस चीज से बिल्कुल हम अलग हो जाते हैं। और वो विश्वास कहीं ना कहीं बटुआ मिलने के बाद भी वो विश्वास कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये कहानी एक बड़े फलक की कहानी बन जाती है, और बहुत जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि साधारण में असाधारण के कथाकार हैं उमा शर्मा, और बार बार अपनी कहानियों से उन्होंने इसको साबित भी किया है। तो इस कहानी के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। पंकज जी को कहीं जाना है, बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए शायद वो निकल जाएंगे, लेकिन मेरी ओर से धन्यवाद, और पूरी सृजन संवाद टीम की ओर से भी आपको धन्यवाद। एक और व्यक्ति को हम लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं विश्लेषण के लिए, और हमें तीन तरह से कहानी, तीन नजरिए से कहानी देखने का अवसर मिल रहा है। कमलेश जी बहुत ही समर्थ कहानीकार हैं, और उनका जो कहानी संग्रह है द खिटोला, मैं समझती हूँ यहाँ अधिकांश लोग उससे परिचित हैं। उनकी कहानियां बिल्कुल अलग मिजाज की कहानियां होती हैं। मैंने जब पहली बार पढ़ी तो मैं चकित रह गई। जिस क्षेत्र का उन्होंने चित्रण किया उस क्षेत्र से मैं उतनी परिचित नहीं थी, और मुझे पहली बार उस स्थान की, उस पूरी संस्कृति की जानकारी उनकी कहानियों से ही मिली। और वो सृजन संवाद के अभिन्न अंग है, उन्होंने कहानी पढ़ी है और बराबर वो कहानी और अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हुआ है कि कमलेश जी से भी धीरे धीरे न सिर्फ सृजन संवाद के सदस्य के नाते हमारा संबंध बना, बल्कि काफी कुछ हम लोग एक दूसरे से फोन पर कई बार निजी बातें भी करते रहते हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ कमलेश जी को उमा शर्मा की कहानी पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। कमलेश जी। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहली बात तो ये कि अपने किसी पसंदीदा कथाकार की किसी कहानी पर बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। उमा शर्मा जी को लगातार मैं पढ़ता रहा हूँ और सीखता रहा हूँ, खासकर डिटेलिंग कैसे किसी कहानी की होती है।
वो सीखने लायक है और सीखता भी हूँ। और पंकज मित्र जी ने और निशांत जी ने बहुत सारी बातें और बहुत अच्छी बातें कह दी हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। जब मैं ये कहानी सुन रहा था तो मुझे एंडरसन की बात याद आ रही थी कि स्वयं जीवन जिनका सृजन करता है उससे श्रेष्ठ किस्से कहानियां नहीं हो सकती हैं। तो ये जो कहानी है कोहरे के बीच में, इसका सृजन स्वयं जीवन ने किया। एक बहुत छोटी सी घटना, पंकज मित्र जी ने सही कहा कि एक छोटी सी घटना कैसे एक बड़े कैनवस पर लेकर जाती है पाठकों को, वह पूरी कहानी दिखाती है। दरअसल एक आम आदमी जब अपने घर से बाहर निकलता है और पहला कदम बाहर रखता है, उसी के साथ उसकी सत्ता से मुठभेड़ भी शुरू हो जाती है। और इसे दिखाने के लिए बहुत राजनीतिक लफ्फाजी की जरूरत नहीं है, ये उमा शर्मा जी की कहानी को पढ़कर पता चलता है। अमूमन जो सत्ता से मुठभेड़ कराने वाली दिखाने वाली कहानियां होती हैं, उनमें ज्यादातर राजनीतिक लफ्फाजियां या शिल्प का इतना बोझ दिखाई पड़ता है कि वो जो बात कहना चाहती है कहानी वो साफ पता नहीं चल पाता है। लेकिन कोहरे के बीच में जब आप कहानी पढ़ना शुरू करती हैं या सुनना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में उमा शर्मा जी ने कहा कि ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहा हूँ कहानी, लेकिन कहानी पढ़ने का जो अंदाज था वो सुनने के बाद तो पता ही नहीं चला कि आप पहली बार कहानी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। और पता नहीं थिएटर से आपका कितना संबंध है और क्या ताल्लुकात हैं, लेकिन सुनते हुए लग रहा था ये थिएटर का कोई आदमी कहानी पढ़ रहा है। वो आरोह अवरोह और कहानी, मतलब पता ही चला। ठीक कहा निशांत भाई ने कि 50 मिनट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और आप दरअसल कहानी पढ़ नहीं रहे थे, कहानी दिखा रहे थे, हम लोग देख रहे थे सामने की किस तरह से कहानी गुजर रही है। तो किस तरह से एक छोटी सी घटना आपको सत्ता के खिलाफ खड़ा करती है। न सिर्फ आपकी कहानी का नायक खड़ा होता है, बल्कि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला पाठक है वो भी धीरे धीरे सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और किस्सा गोई तो गजब की है कहानी की। कहानी शुरू होती है और उसके साथ पाठक या श्रोता के मन में ये बना रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बटुआ मिलेगा, लड़ेगा। और लेकिन जिस तरह से कहानी खत्म होती है उससे बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि पाठक या श्रोता चौंक जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ। और यही कहानी खत्म होती है जहां, वहां तरह से एक बड़ी कहानी दिखाई पड़ती है। और मुझे चूंकि समय भी काफी हो चुका है और निशांत जी ने और पंकज मित्र जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं अपनी बात बस ये खत्म करता हूँ ये कहते हुए कि बहुत अच्छी कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता से मुठभेड़ कराने वाली जो कहानियां हैं, दिखाने वाली जो कहानियां हैं, उनमें ये कहानी मील का पत्थर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। जैसा कि कमलेश जी ने कहा, हम लोग कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और समय तो ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ मैं कहूंगी। एक कहानी पढ़ी गई, तीनों ने विश्लेषण किया और इतने लोगों ने उसका आनंद उठाया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सृजन संवाद के लिए। और निशांत जी शायद जानते होंगे, जिनको मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, उनसे शायद वो परिचित होंगे क्योंकि उनकी ही यूनिवर्सिटी में वो भी है। और कल्पना पंत, इनसे मैं हैदराबाद में मिली थी जब मैं वहां पर विजिटिंग प्रोफेसर थी, तो तब से परिचय है। उस समय ये रिसर्च स्कॉलर थी और अब ये लेक्चरर बन गई हैं और सृजन संवाद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बहुत उनके बारे में मैं नहीं कहूंगी। उनकी एक किताब आ चुकी है और कई लोगों से वो साक्षात्कार ले रही हैं, फिल्मों पे काम कर रही हैं, कई तरह का साहित्यिक काम कर रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं। कैसे पढ़ाती मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ाते हुए नहीं देखा है, लेकिन मेरे लिए तो एक छोटी बच्ची की तरह है, छोटी बहन की तरह है। तो मैं कल्पना को बहुत प्यार के साथ आमंत्रित कर रही हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबको धन्यवाद दे। मैं अपनी ओर से परमानंद रमन को, जो कि हमारे ऑफिशियल चित्रकार हैं जिन्होंने पोस्टर बनाया, उनको मैं धन्यवाद दे देती हूँ और मीडिया को भी, लेकिन बाकी का काम कल्पना भी उनको धन्यवाद देंगी। कल्पना संभालेंगी। कल्पना पंत, प्लीज। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत, और इतने अच्छे कार्यक्रम से जोड़ने के लिए भी।
मैं सबसे पहले एक श्रोता और पाठक के तौर पर बस 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि मेरा मूल काम तो धन्यवाद ज्ञापन है, लेकिन फिर भी ये कहानी मैंने पहले भी पढ़ी है और जब आज मैंने उमा जी को सुना तो वो एकदम सारा जो सिनेरियो है वो एकदम जैसे जीवंत हो उठा। तो सर आपकी कहानी जितनी शानदार है, उसकी बुनावट जितनी शानदार है, आपका प्रस्तुतिकरण की शैली भी उतनी ही जबरदस्त और शानदार है। पूरी कहानी इस तरह से बांध कर रखती है कि एक पाठक के तौर पर मैं या एक श्रोता के तौर पर अंत में कह सकती हूँ कि पूरा साधारणीकरण हो जाता है और लगातार एक उलझन बनी रहती है कि बटुआ मिलेगा या नहीं, मानो जैसे हमारी निजी संपत्ति हो। तो पूरा जुड़े रहते हैं हम उसके साथ और जैसे ही वो मिल जाता है तो वो सुकून जो एक कहानी पढ़ने का होता है वो अंत में मिलता है कि अच्छा सुरक्षित है जो सामान है। लेकिन जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि वो जो एक विश्वास दरक जाता है, वो बात एकदम सही है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए और इतने बेहतरीन ढंग से, और पूरा समय ऐसे लगा जैसे तेजी से गुजर गया हो। मैं पूरी सृजन संवाद की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद है कि भविष्य में भी हमें आपकी कहानियां और सुनने का, क्योंकि पढ़ते तो रहते हैं लेकिन सुनने का एक अलग ही वो है, तो सर सुनने को मिलेंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ ही मैं टीकाकार जिन्होंने इतनी अच्छी टिप्पणियां की, निशांत जी, कमलेश जी, पंकज मित्र जी, सभी का आभार व्यक्त करूंगी। और जैसे कि निशांत जी ने कहा कि उनकी कहानी की जो डिटेलिंग होती है या जो भाषा है वो एकदम जीवंतता बनाए रखती है, और ये भी कि आज की व्यवस्था से जोड़ती है, मतलब इतिहास या कुछ और हमें जानने की जरूरत नहीं होती, तो वो सीधे प्रासंगिक हो जाता है जिसे हम कहते हैं, और तुरंत जुड़ जाते हैं हम उसके साथ कि हाँ ये तो हमारे साथ भी हुआ या हो सकता है। और पंकज मित्र जी ने जो एक बात कही कि वो बटुआ एक प्रतीक है, वाकई में ये सही बात है कि उस और पूरी कहानी केवल वहीं तक सीमित नहीं है, कई सारे मुद्दों को अपने साथ समेट लेती है, पहचान का मुद्दा हो, सांप्रदायिकता की बात हो। तो उन्होंने, इन सभी लोगों ने जो एकदम डिटेलिंग में टीका की है, उसके लिए मैं सभी लोगों का, पंकज मित्र जी का, निशांत जी का और कमलेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही जिन्होंने परिचय दिया, अनक शर्मा जी और गीता दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप लोग तो जुड़े हुए हैं, लगातार सक्रिय हैं। और इसके साथ ही मैम ने भी बोला है कि जो परमानंद रमन जी हैं उनका तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो पोस्टर बनाना और ये सब काम करना, एक टेक्निकल जो असिस्टेंट चाहिए होता है वो हमेशा रहते हैं, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप विजय शर्मा जी को तो देना बनता ही है कि वो उनके बिना संभव नहीं है, वो लगातार इस यात्रा को इतना सक्रिय बनाए हुए हैं। और हमारे सारे श्रोतागण जो हमेशा जुड़ते हैं सृजन संवाद के साथ और इसे सफल बनाते हैं, उन सभी का, क्योंकि उनके बिना ये यात्रा संभव नहीं है, और उम्मीद है कि आगे भी ये सहयोग जारी रहेगा। और इसके साथ ही साथ जितने लोग जुड़े हैं वो तो है ही हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो हमारे यहाँ इस मंच पर क्या बातचीत होती है उसे और भी बहुसंख्यक लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी पूरी सृजन संवाद की टीम की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना, आपने बहुत अच्छी तरह अपने दायित्व का निर्वाह किया है। जिन्होंने लिंक बनाई है वो अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ और भी कई लोग जानते हैं कि वो कौन है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम उनसे गुजारिश करते रहेंगे कि वो लिंक बनाते करें ताकि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो सके। हम लोगों ने लिंक ली हुई नहीं है, इसलिए मैं अगर लिंक बनाती हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, और उनके बनाने से रिकॉर्डिंग हो पाती है। ये सुविधा हमें उनके कारण प्राप्त है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का मैं अपनी ओर से और सृजन संवाद की ओर से एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे नए जुड़े हैं, मैंने उनके नंबर नोट कर लिए हैं, भविष्य में उनसे भी सहयोग मिलेगा, उनको भी यहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं भविष्य की शुभकामनाओं के साथ और सुझावों को आमंत्रित करते हुए 110वीं गोष्ठी कैसे की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विजय जी, और बहुत धन्यवाद ओमा जी को कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। बहुत सुखद लगा आप सब लोगों से मिल के, कहानी सुन के। मैं तो पहली बार आप लोगों से जुड़ी हूँ। ओमा जी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाद में उनको फोन भी करके शुक्रिया बोलूंगी। बहुत सुंदर लगा। बहुत शुक्रिया मैम। ओमा जी 50 मिनट हम लोगों ने कहानी को जिया। बिल्कुल, हमें लगा हमारे साथ ही घटनाएं चल रही हैं। दरअसल बहुत चित्रात्मकता आपके तो उसमें रही, हम लोग सब जीते रहे उसको। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से आभार आप सबका। मैं एक चीज बस विजय जी और आप सबको बताना चाहता हूं कि आज इस मंच पर मेरे बहुत सारे गैर साहित्यिक मित्र भी जुड़े हैं, और मेरी ये कोशिश होती है कि साहित्य का जो एक जायका है वो उन तक भी पहुंचे, क्योंकि साहित्य की दुनिया खाली हम लेखकों, कवियों और कहानीकारों की नहीं है। तो उनमें से जिन जिन के लिए संभव हुआ, मैंने देखा काफी लोग, मित्र लोग बहुत मित्रतावश और समय निकाल कर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये एक इस गोष्ठी की मुझे एक अतिरिक्त सफलता लगती है। चलते चलते एक बात और कह दूं, आज शहीद दिवस है और जैसा कि हम सभी जानते हैं 30 जनवरी को गांधी जी को गोली लगी थी। तो हम सभी अपनी श्रद्धा उनके प्रति आप अर्पित करते हैं। असल में श्रद्धा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें उनके रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, उनसे प्रेरणा लेनी है, उनकी दिखाई राह पर चलने का प्रयास करना है। उनको नमन। रियाज का फोन था कि टॉप एट लेंथ टुडे। ओमा जी, बेहतरीन कहानी के लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू। मैं भी आपकी कहानियों की मुरीद रही हूँ, कई बारी चर्चा भी हुई है टेलीफोन पर आपसे कहानियों के संदर्भ में। बहुत अच्छी कहानी लिखी, आप शामिल हुई। सबसे बड़ी बात उमा जी, आपका पाठन बहुत अच्छा रहा। आपने इतना खूबसूरती से उसको, ऐसा लगा हम आपके साथ साथ चल रहे हैं, जो श्रोता है या पाठक है। तो बकायदा आपको इतनी चित्रात्मकता आपके उसमें, और पढ़ा तो आपने बहुत ही खूबसूरत। आपने कहा आपने कभी पढ़ा नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बहुत मैच्योरिटी से आपने हर चीज को लिया। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। सलाम आपको। मैं प्रणव जी, मैंने इसका कोई पाठ नहीं किया था पहले। मैंने इस कहानी का कोई पाठ नहीं किया था, और अगर ऐसा होता तो मैं ये गलती ना करता कि आपको 50 मिनट तक सबको संभाले रहता। मैंने सोचा 20 पेज है किताब के, तो एक पेज 1 मिनट जैसा करीब लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 25 मिनट या 30 मिनट। वो मुझे नहीं था कि शायद ये तो होगा कि उसको पढ़ने की मैंने रफ्तार इस तरह की रखी जिससे कि मुझे लगा कि ये कोई सरकारी मामला तो है नहीं जो निपटाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने आज का दिन बना दिया, आपने उमा जी दिन बना दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे विजय जी को भी बहुत शुक्रिया। करीब 2 घंटे हो गए, और हमारे इस व्यस्त जीवन में समय निकालकर हमारे साथ ही आप सब लोग जहाँ जुड़े रहे, मैं बहुत निजी तौर पर आप सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज जुड़। आनंद आ गया। अनंत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी आत्मीयता से परिचय देने के लिए, और आप सबका सुनने के लिए, और उदारता से उस पर राय रखने के लिए। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे विजय जी ने कहा कि मैं बोलूं, वरना कहाँ ऐसा मौका मिलता है कि आप जिनसे पढ़ते हैं, जिनसे सीखते हैं, कि उनका परिचय दिया जा सके। मैं तो आज के दिन को हमेशा स्मृति में सहेज के रखने वाला हूँ। अमृता जी और प्रमोद कुमार का भी धन्यवाद, क्योंकि वो रिपोर्ट बनाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं मीट बंद कर रही हूँ। थैंक यू।